Yes, it is 9 o'clock. We have to start. चलो लास्ट टाइम आपको प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल करवाया था. प्लीज गो थ्रू दैट वेरी क्विकली. पूरा लिखवाया है आपको. आई वांट समबडी टू स्पीक दैट. If somebody is already ready, you can please start talking. पूरा प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल चाहिए. Then we will today start with valuation method. आपको एक एग्जाम्पल दिया था और हमने सब जर्नल एंट्रीज किया हुआ है. बोलो एवरीबॉडी, व्हाट इज दिस वर्ड प्रीमियम मीन्स? शेयर इन गुडविल. सो फर्स्ट पॉइंट दिमाग में बिठा लो कि अगर प्रीमियम मेथड है, so you don't pass journal entries for total goodwill. तुम्हें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में टोटल गुडविल दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में शेयर इन गुडविल दिया रहेगा. अगर टोटल गुडविल दिया है तो आपको पहले शेयर इन गुडविल फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो जैसे ये प्रीमियम मेथड आया, you require share in goodwill for passing the journal entries. How many possibilities are there? How many methods in this? 3. What is the first one? He brings what? Cash लेके आता है. What does this mean? What is incoming partner trying to say is, मेरा गुडविल का जो पैसा है वो किसके सामने एडजस्ट नहीं करो, कि भाई कैपिटल के सामने इसको एडजस्ट नहीं करो, अपन गुडविल का हिसाब अलग से करेंगे. सो जो भी पैसा मुझे गुडविल का देना है वो मैं तुमको सेपरेटली दे देगा. डोंट टच माय कैपिटल, डोंट रिड्यूस माय कैपिटल. क्योंकि अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आया तो डेफिनेटली उसका कैपिटल कम करना पड़ेगा. नहीं, 10 मिनट 15 मिनट रुकाओ. कौन है जस्ट चेक करो तो. दे आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ मुलुंड, आई विल अलाउ देम टू कम. मुलुंड वाले हैं तो बैठ जाओ. सो लिसन टू मी केयरफुली. अंडरस्टैंड रियल लाइफ में व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. सो इनकमिंग पार्टनर doesn't want his capital to be affected. तो बोलता है मैं गुडविल का पैसा अलग से लेके आएगा. सो वॉट एवर इज हिज शेयर और हर शेयर इन द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, उसका वो पैसा लेके आएगा. जर्नल एंट्रीज तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. सेकेंड एंट्री विल बी goodwill account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. ये सिंपल 2 एंट्री है. किसी को याद है अगर ये सीए फाउंडेशन होता तो ये गुडविल अकाउंट आता क्या? तो उसकी जगह पे क्या आएगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो नया वाला पार्टनर है उसका कैपिटल आ जाएगा. बस उतना ही चेंज है. अब ये 2 एंट्री हो गया. वैसे भी ये वाला अकाउंट तो कैंसिल ही हो रहा है. चाहे आप इधर गुडविल अकाउंट लिखो तो भी ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे तुम इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल लिखो तो भी आपस में कैंसिल ही होएगा. सो तुम्हारा नेट एंट्री, वेदर इट इज 12th स्टैंडर्ड और इट इज सीए फाउंडेशन, योर नेट एंट्री रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम. नाउ व्हाट इज दैट नेट एंट्री? कैश और बैंक टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. भी कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि भाई फुल्ली और पार्टली एनीबडी विड्रॉ करेंगे. तो आपको बोला है कि भाई गुडविल जो आया हुआ है दैट दिस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आइदर में विड्रॉ फुल्ली और में विड्रॉ पार्टली. तो उसका एंट्री बहुत सिंपल है. ये देख गुडविल गुडविल तो वैसे भी कैंसिल हो गया. तो तुम्हारा नेट एंट्री है कैश और बैंक टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. इसको रिवर्स कर दो आप. सो विड्रॉवल का एंट्री क्या हो जाएगा आपका?
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, वेर इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज और हर शेयर इन गुडविल इन कैश. तो मिनिमम 2 एंट्री आएगा मिनिमम, और कभी कभी ये तीसरा एंट्री आएगा. व्हाट इज द सेकंड वन एवरीबॉडी? एडजस्टेड अगेन कैपिटल. ना बिलीव मी, जब ये लोग बोलते हैं ना एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, एक्चुअली जो कैपिटल का पैसा लेके आया है ना, उसमें गुडविल का पैसा भी है. इट इज वे ऑफ गिविंग. अभी आपको बोलेंगे कि वो 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आया और उसका शेयर इन गुडविल है 20,000 रुपया, और वो नहीं लेके आ रहा है, आपको बोल रहा है ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनी कैश फॉर गुडविल, ऐसा आपको दिया है, बट एक्चुअली ये झूठ बोल रहा है. यू नो एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है? ये जो 1 लाख का कैपिटल है ना, उसमें से एक्चुअली खाली कैपिटल कितना है? 80,000 का एक कैपिटल है, बाकी 20,000 क्या है आपका? गुडविल का है. बट ऑब्वियसली दिस इज जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. यू डोंट हैव टू शो दैट इन द एग्जाम. सो एग्जाम में आपको सेकेंड मेथड में बोलेंगे भाई वो कैश नहीं लेके आया. अगर ये कैश नहीं लेके आया तो ये क्लियरली आपका फाउंडेशन का मेथड हो जाएगा. व्हाट इज योर फाउंडेशन का मेथड? विच पार्टनर? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सो इट्स अ वेरी सिंपल जर्नल एंट्री. अगर वो कैश नहीं लेके आ रहा है, you are adjusting that against partner's capital, so it is gaining partner to sacrificing partner is the only one entry that you will pass. Third is the best method of goodwill because there is no entry. मतलब इन्होंने रोकड़े में सुलटा लिया, ब्लैक मनी यूज कर रहे हैं. रोकड़ा, हर रोकड़ा ब्लैक नहीं होता. योर कैश कैन बी वाइट मनी ऑल्सो, बट मे बी वो लोग को टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन नहीं चाहिए, बिकॉज गुडविल इज जनरली अनरिकॉर्डेड एसेट. तो अगर गुडविल का पैसा मिलेगा तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको टैक्स भरने को आएगा, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट हो जाएगा. वैसे भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलता क्यों है? तुम अगर आराम से सोचोगे तो फ्यूचर में दे आर गोइंग टू सेक्रीफाइस सुपर प्रॉफिट, बट फ्यूचर में भी जो प्रॉफिट मिलने वाला था उस पर टैक्स भरना ही था. तो वो जो फ्यूचर का सुपर प्रॉफिट है जो वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो पूरा पैसा उनको अभी मिल रहा है, बट उनको टैक्स नहीं भरना है किसी वजह से. तो वो क्या करेंगे? प्राइवेटली सेटल कर डालेंगे. तो प्राइवेटली सेटल करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज नो एंट्री. सो दीज आर द 3 सिंपल मेथड. या तो वो शेयर इन गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा, तो 2 एंट्री मिनिमम, 3 एंट्री मैक्सिमम. या तो वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आएगा, सो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. या तो ये लोग प्राइवेटली सेटल करेंगे तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म. बट देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये तीनों मेथड में कॉमन था. कैन यू टेल मी? देयर वाज वन पॉइंट जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि कभी कभी एनीबडी गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहेगा. अब गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में आया मतलब उन्होंने क्या किया रहेगा? क्वेश्चन खुद को ही पूछने का, हाउ गुडविल केम इन ओल्ड बैलेंस शीट. अभी ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब है वो टाइम पे पार्टनर तो खाली 2 ही थे, कोई तीसरा पार्टनर तो आया नहीं था. तो भैया गुडविल बैलेंस शीट में आया कैसे? सो इन्होंने AS 26 को वायोलेट किया रहेगा, बिकॉज मे बी उनका जो अकाउंटेंट है एक ऑर्डिनरी बीकॉम बंदा रहेगा जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का शायद फुल फॉर्म ही सीखा रहेगा, बट बियॉन्ड दैट उसके सिलेबस में कभी है ही नहीं. सो मे बी उसको नहीं मालूम था, तो उसने गलती से क्या किया रहेगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया रहेगा. सो कैन यू इमेजिन कि आज से 2-4 साल पहले जब भी उन्होंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया था, वो टाइम पे शायद उन्होंने क्या एंट्री मारा रहेगा? एनीबडी?
गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनको गुडविल को रिकॉर्ड करना था, जो गलत है। बट ठीक है ना, भी उसको नहीं मालूम था। लो मे बी पार्टनर ने उनको बोला रहेगा कि भाई गुडविल को रिकॉर्ड कर। क्यों पार्टनर ऐसा बोलेगा, सोचो तो, प्रॉफिट बढ़ाना रहेगा। लेकिन एक्चुअली कोई अपना प्रॉफिट क्यों बढ़ाएगा? फालतू में ज़्यादा टैक्स भरने को आएगा, बैंक वगैरह से लोन लेना है। तो मैं अगर बुक्स में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा तो मैं बैंक से ज़्यादा लोन ले पाएगा, बिकॉज आई कैन टेल इट टू द बैंक, देख मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, सो आई हैव मोर कैपेसिटी टू पे EMI ऑन योर बैंक लोन। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बैंक मेरे को शायद 10 लाख का लोन देता। तो मैंने बुक्स में क्या किया, आर्टिफिशियली गुडविल को रिकॉर्ड कर दिया, जो एक्चुअली अलाउड नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करके मस्त बुक्स में प्रॉफिट दिखाया। एंड आई एम ट्राइंग टू शो द बेटर पिक्चर देन व्हाट इट इज एक्चुअली। इसको है ना, इंटर में आपको कोई सिखाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ विंडो ड्रेसिंग। देयर इज अ वर्ड, विंडो ड्रेसिंग मीन्स showing the picture better than what it is। आपका एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन है, उससे आप मार्केट में बेटर पिक्चर दिखा रहे हो ताकि आप पब्लिक से पैसा ले सको। बड़ी बड़ी कंपनियां ये विंडो ड्रेसिंग बहुत करती हैं ताकि पब्लिक से crores of rupees they can take in the form of shared capital। बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक को शेयर्स इश्यू करती है और उसका पैसा लेती है। सो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर कि ये लोग सब विंडो ड्रेसिंग करेंगे, विच मीन्स दे विल शो द पिक्चर बेटर देन व्हाट इट इज। सो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो यू ट्राई टू शो द पिक्चर बेटर देन व्हाट एक्चुअली इट इज। भी तुम लोग भी सब कॉलेज में पढ़ रहे हो, फ्यूचर में कभी किसी लड़की को पटाना रहेगा, यू विल ऑलवेज शो योर पिक्चर बेटर देन व्हाट इट इज। दोस्त की गाड़ी लेके आओगे लेकिन गाड़ी में स्टाइल मारोगे, यू विल प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ बेटर वे। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो कंपनियां भी ये बहुत करती है और इसको विंडो ड्रेसिंग वर्ड दिया हुआ है, विच यू विल लर्न इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज अ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ड्यूटी है, बिकॉज ही इज एक्टिंग एज अ ऑडिटर, उसका ड्यूटी है कि ये विंडो ड्रेसिंग को पकड़ना और उसको रेक्टिफाई करना, ताकि कोई भी इन्वेस्टर गलत फहमी में, गलत पिक्चर की वजह से ज़्यादा पैसा नहीं लगा दे, ताकि उसमें कंपनी का पैसा डूब जाता है। तो ये जो विंडो ड्रेसिंग हैबिट है ना, ये छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म में भी होती है। They would like to show the picture better, maybe because उनको किसी तीसरे पार्टनर को एडमिशन देना रहेगा, मे बी उनको बैंक से लोन लेना रहेगा, मे बी दे वांट टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता है, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। इनिशियली जब भी छोटा बिजनेस था तो दे वर डूइंग द बिजनेस एज अ सोल प्रोपराइटर, फिर थोड़ा बड़ा बिजनेस हुआ तो पार्टनरशिप फर्म, फिर और थोड़ा बड़ा बिजनेस हुआ तो और 2 जन को मैंने पार्टनर लिया। अब रियली बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरे को करोड़ों रुपया चाहिए, आई विल कन्वर्ट माई पार्टनरशिप फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, देन आई विल कन्वर्ट माई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। These are the different forms of the business organization. So there could be any reason. Reason is not important. For you to understand is कि भैया goodwill साला बैलेंस शीट के अंदर आया कैसे? So it is very simple. उन्होंने अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड किया, दे वायोलेटेड AS 26, और उन्होंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड किया। सो व्हाट एंट्री दे वुड हैव पास्ड एवरीबॉडी? कैन यू कंप्लीट दिस एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू विच पार्टनर, विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ऑब्वियसली वो टाइम पे तो एक ही रेशियो था। सी अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली, रट्टा मार के तो भूल जाओगे। लॉजिकली समझो, आज से 2-4 साल पहले
जब भी कोई नया पार्टनर आया ही नहीं था, देर वॉज नो न्यू रेशियो, देर वॉज नो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देर वॉज नो गेन रेशियो. एक ही तो रेशियो था वो टाइम पे, ओल्ड रेशियो. तो कंफ्यूजन किधर है? सो इट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. सो अब हमें क्या करना है बताओ, वेदर इट इज फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड. दिस एडजस्टमेंट इज वेरी कॉमन कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहेगा. सो बताओ, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहेगा तो आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? एक्यूमुलेटेड लॉस. और एंट्री इसको रिवर्स कर दोगे. सो व्हाट एंट्री यू विल पास एवरीबडी इज old partners capital in old ratio to goodwill account. Treat that as a accumulated loss और उसको बुक्स में से निकाल दो. And please remember, whether it is first method where he brings a share of goodwill in cash, or is it second method where goodwill is adjusted in his capital account, or it is third method, even third method where they are settling the goodwill outside privately. तीनों मेथड में ये कॉमन एडजस्टमेंट है. जैसे बैलेंस शीट में गुडविल देखा, बंदूक में गोली भरने का और उसको उड़ा देने का. सो इट इज ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट. सो दिस इज द एंड ऑफ माय फर्स्ट मेथड, एंड दैट फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम मेथड. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं ये लोग कवर करेंगे. ये जो प्रीमियम मेथड वर्ड है, ये तीनों चैप्टर में कॉमन है, वेदर इट इज एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर. हेलो, कैसे हो आप? सब बराबर? आप लोग नहीं आए थे ना, तो हमने नया कुछ नहीं किया. हमने वी वेटेड फॉर यू. कुछ अर्जेंट रहेगा तो बात नहीं है ना अर्जेंट, तो बंद कर दे. सॉरी, इट्स एक्सक्यूज मी. चलो, तो वहां पे आपको स्पेस छोड़ने के लिए बोला था, तो वहां अपन स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज स्टार्ट नाउ. नहीं छोड़ा है स्पेस? एक्जैक्टली. तो नहीं छोड़ा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बुक में बहुत पेजेस रहेगा. पेजेस का क्या प्रॉब्लम है? वो फर्स्ट मेथड को नाम क्या दिया था? प्रीमियम मेथड के आगे क्या लिखा था? ये बात क्यों कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी, ये जो प्रीमियम मेथड है उसके आगे आपने लिखा क्या था? देखो, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल, चेक करो. आपने लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल, उसके ब्रैकेट में क्लियरली लिखा हुआ है ओनली 12th स्टैंडर्ड. ये जो भी कर रहे हो गलती से भी फाउंडेशन में यूज नहीं करना. सो ये जो है, तो फर्स्ट मेथड था प्रीमियम मेथड विच वी हैव कंप्लीटेड. टुडे नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सेकेंड वन, वैल्यूएशन मेथड. सो राइट डाउन एवरीबडी, मेथड नंबर 2. Method number 2, everybody, valuation method. Please avoid talking. Yes, sir. कितना जगह? एक पेज तो मिनिमम चाहिए रहेगा भाई. तो किधर फ्रेश पेज पे चला जा, जितने भी फॉर्मेट ड्रॉ किए हैं उसके पीछे कहीं पे चला जा, मस्त लिख उधर. और वो जहां तूने ओरिजिनली लिखा है ना, उधर नीचे ब्रैकेट में लिख दे टर्न 6 पेजेस. ऐसे काउंट कर ले कितने पेज के बाद है, 4, 5, 3, जितने भी पेज रहेंगे, और उधर लिख देने का टर्न 6 पेजेस फॉर सेकेंड मेथड. सॉरी, ऑन राइट साइड. आई एम सो सॉरी. Everybody write down. You'll avoid talking, please. Method number 2, it is valuation method. इधर एक मस्त ब्रैकेट कर देने का. वहां हम इस मेथड की तारीफ लिखने वाले हैं, एब्सर्ड मेथड.
गलती से भी एग्जाम में ये ब्रैकेट मत लिखना, you will be hurting the ego of the examiner. So valuation method, I am continuing with the same example. जो एग्जाम्पल हमने ओरिजिनली प्रीमियम मेथड में लिया था उसी के फिगर्स को लेके मैं कंटिन्यू करने वाला हूं. सो राइट डाउन एवरीबॉडी. नंबर 1, गुडविल is to be raised in the books. मतलब ये मेथड को आइडेंटिफाई कैसे करने का, दैट इज ऑल्सो वेरी वाइटल. सो फर्स्ट डायलॉग क्या दिया रहेगा? गुडविल इज टू बी रेस्ड इन द बुक्स. व्हाट डज दैट मीन? विल डिस्कस. और ये और एक तरीके से दिया रहता है, गुडविल अकाउंट इज टू बी opened in the books. और थर्ड तरीका है, गुडविल is to be revalued. सो पहले ये तीनों को ध्यान से पढ़ो और एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज ही एग्जैक्टली ट्राइंग टू से. थोड़ी देर के लिए राइट रॉन्ग भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए एब्सर्ड है भूल जाओ, AS26 को भी भूल जाओ. जस्ट रीड व्हाट यू हैव रिटन एंड somebody कैन ट्राई टू टेक सम लॉजिकल मीनिंग आउट ऑफ दैट. गुडविल इज टू बी raised in the books or goodwill account is to be opened in the books. So the first and the very important point is ये वाला जो मेथड है, this method will focus on total goodwill of the firm. हम जो भी जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करेंगे, we will pass the entry for total goodwill of the firm. Tell me, in the first method, which is premium method, your journal entries were for share in goodwill. ये वाले मेथड में ऐसा नहीं है. ये वाले मेथड में it is for total goodwill of the firm. थोड़ी देर के लिए फोकस करो कैसे करने का. Then I will explain you the logic behind that. Though it is absurd, there is a logic. Absurd इसके लिए because it is violating AS26. Otherwise absurd नहीं है. वैसे तो लॉजिकल है. सो मैं आपको लॉजिक भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा. और ये वाला मेथड है ना, अच्छे 10 साल पहले सब लोग फॉलो करते थे. When there was no AS26, everybody used to follow this method. तो वैसे लॉजिकल है. Now today it has become absurd. 10 साल पहले लॉजिकल था, लेकिन आज बहुत absurd हो गया because it is violating AS26. So थोड़ी देर के लिए अपन एक अकाउंटेंट की तरह बात करेंगे. Will not look at what are the legal provisions of AS26. ये क्या बोल रहा है? Goodwill is to be raised in the books, और गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपनड इन द बुक्स, और गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड. जैसे ये तीन में से कोई एक स्टेटमेंट दिखा, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बेयर इन माइंड इज ही इज नाउ टॉकिंग अबाउट टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. सो कैन यू टेल मी द एग्जांपल दैट वी आर डूइंग? व्हाट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म? फटाफट यार, थोड़ा आपने लिखा हुआ है 1 लाख का टोटल गुडविल है. तो ये क्या बोल रहा है? गुडविल को बाकी सब अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह ट्रीट करो. मुझे बताओ तो, कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड रहेगा तो क्या करते हो आप? समझो देयर इज अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, व्हाट यू डू? उसको रिकॉर्ड करते हो कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड करते हो. बोला गुडविल को प्लीज अलग से ट्रीट मत करो. जैसे तुम्हारे पास अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रहेगा तो उसको तुम बुक्स में रिकॉर्ड करते हो,
तुम्हारे पास अनरिकॉर्डेड प्रीपेड इंश्योरेंस रहेगा तो उसको तुम बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। प्लीज गुडविल को अलग से ट्रीट मत करो, ट्रीट गुडविल जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए ये चीज को अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो मुझे बताइए गुडविल का दो वैल्यू मुझे चाहिए। वन इज व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल and what is the current value of the goodwill. So anybody can tell me what is the book value of the goodwill as of now? No, that is not book value. What is book value? जो बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता है, that is zero. Because आपको क्या दिया है? Goodwill account is to be opened in the books का क्या मतलब है? As of now, is goodwill there in your books or is it not there? Not there. So goodwill आपके books में नहीं है तो उसका book value हो गया zero. And what is the current value of the goodwill everybody? 1 lakh. जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, the total goodwill is rupees 1 lakh. So book value 0, you can write this, yeah? So book value is 0 and the current value of the goodwill is rupees 1 lakh. So बोलो, अब कोई मुझे प्लीज एंट्री बता सकता है? प्लीज डोंट थिंक गुडविल डिफरेंटली। जैसे आप और किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में सोचते हो, यह भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसका बुक वैल्यू 0 है, उसका करंट वैल्यू 1 लाख है और मुझे अब ये गुडविल को मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्यों करना है वो जाने दो, मैं थोड़ी देर के बाद समझाएगा। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि गुडविल को यार बुक्स में रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि गुडविल को अगर आज रिकॉर्ड नहीं किया ना बुक्स में तो जो भी प्रॉफिट होएगा, देख अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? क्यों प्रॉफिट है? व्हाट इज मोर? करंट वैल्यू। क्लियरली और करंट वैल्यू इज मोर। 1 लाख का करंट वैल्यू है और बुक वैल्यू 0 है। सो अगर 1 लाख का करंट वैल्यू और बुक वैल्यू 0 है तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट है। मुझे बताओ ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है, ये 1 लाख के प्रॉफिट में वो नए वाले पार्टनर को हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सो ये लोग क्या करते हैं, जैसे और किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही बोलते हैं कि पहले गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर डालो ताकि जो भी प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेंगे। वही एंट्री जो 4 साल पहले किया था, याद है आपको? अपन ने भी प्रीमियम मेथड में क्या किया था, 4 साल पहले जो एंट्री किया था उसको अपन ने रिवर्स किया था। वो लोग बोल रहे वही एंट्री पास करो, गुडविल को पहले बुक्स में रिकॉर्ड कर दो, इनकमिंग पार्टनर को बाहर बिठाओ, उसको चाय बिस्किट खिलाओ और जैसे तुम बाकी सब अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हो वैसे ही बिफोर एडमिशन ऑफ द पार्टनर गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। सो कैन एनीबडी थिंक ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री कि भाई गुडविल जो अनरिकॉर्डेड है उसको मेरे को मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना है ताकि जो भी प्रॉफिट रहेगा दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। कैन आई पास द जर्नल एंट्री? एनीबडी? गुडविल अकाउंट डेबिट। सो एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब ये वाले मेथड में आप जो भी एंट्री पास कर रहे हो यू आर गोइंग टू पास दैट एंट्री बिफोर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो इसको प्लीज अंडरलाइन करो, इट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट। बोलो अभी इस मेथड में जब आप गुडविल अकाउंट डेबिट लिख रहे हो, आर यू लुकिंग एट शेयर इन गुडविल और आर यू लुकिंग एट टोटल गुडविल? टोटल गुडविल। सो टोटल गुडविल है रुपीज 1 लाख। उसके बाद 2, टेल मी ये अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट दैट इन विच पार्टनर इन विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। हु आर द ओल्ड पार्टनर? चेक करो, ए एंड बी। सो इट इज 2A is a capital account and it is 2B is capital account। ब्रैकेट में प्लीज विदाउट फेल लिखो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो आएगा और हमारे वाले एग्जाम्पल में ओल्ड रेशियो इज 3:2। सो 60,000 and 40,000। दिस एंट्री you will pass before admission of the partner। अब आपको और एक एंट्री पास करना पड़ेगा,
आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अब मुझे बताओ, व्हाट इज क्लियर वायोलेशन that you find in entry number 1? What violation is taking place? गुडविल अकाउंट डेबिट तुम्हारे बुक्स में आ गया। क्यों आप इसको वायोलेशन बोलते हो? एनीबडी? बिकॉज इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कैन सेल्फ जनरेटेड गुडविल बी recorded in the books of accounts? No. ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? AS 26 में। तो ये जो फर्स्ट वाला एंट्री है ये एक क्लियर वायोलेशन है, बिकॉज आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये गलती बताएगा कौन? आपको पता है ये गलती है, ये गलती बताएगा ऑडिटर, कि जब ये बुक्स का ऑडिट होता रहेगा। देख, तुम्हारा 31 मार्च का बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ। 31 मार्च का तुम्हारा बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल को किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ है। इमेजिन करो, 31 मार्च इज योर बैलेंस शीट, 1 अप्रैल को नया पार्टनर आता है, उन्होंने गलती से ये वाला एंट्री पास कर दिया, बिफोर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। फिर अप्रैल और मई महीने में, ध्यान से सुनना, फिर अप्रैल और मई महीने में जनरली मेजॉरिटी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है। ये ऑडिट करता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। डू यू एग्री? चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सपोज टू बी द मास्टर ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसको तो क्लियरली मालूम है, जैसे वो बैलेंस शीट में देखेगा गुडविल है, तो वो बोलेगा भाई ये गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, इट इज अ वायोलेशन ऑफ लॉ। तो प्लीज इस गुडविल को राइट ऑफ करो, प्लीज इस गुडविल को तुम्हारे बुक्स में से निकाल दो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? दिस ऑल विल हैपन बाय द वे आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मई, डिपेंडिंग अपॉन। अभी छोटा पार्टनरशिप फर्म रहता है तो हफ्ते भर में ऑडिट हो जाता है, बड़ा फर्म रहेगा तो 1-1.5 महीना भी लगता है। लेकिन जैसे ऑडिटर, इनफैक्ट ऑडिटर को ये मिस्टेक ढूंढने में तो टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे वो ट्रायल बैलेंस देखेगा उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गुडविल दिख जाएगा, तुरंत से पूछेगा भाई ये परचेस्ड गुडविल है कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बिकॉज इफ इट इज परचेस्ड गुडविल इट कैन बी रिकॉर्डेड। बट अभी पार्टनरशिप फर्म की साइज ही नहीं है कि वो और किसी के बिजनेस को परचेस करे। ये परचेस वगैरह का जो फंडा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, तो ये लोग बोलेंगे ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो भाई सीईओ उसको पूछेगा भाई इसको काहे को रिकॉर्ड किया बुक्स में? तो बोला यार रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में जब ये प्रॉफिट होएगा गुडविल का तो हमको नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा। बट ये तो हमारा क्रिएट किया हुआ गुडविल है, हमने लास्ट 10 साल में इतना एफर्ट डाला है, तो भाई हमको समझ में नहीं आया, हमारा अकाउंटेंट तो बीकॉम है, उसने ये गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये वाला जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ना, इसको बोलते हैं गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स। उसका दूसरा लैंग्वेज है गुडविल अकाउंट इज ओपनड इन द बुक्स। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ऑब्वियसली आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो तुम्हारा ऑडिट करेगा वो बोलेगा भाई गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इस गुडविल को राइट ऑफ करो एंड दैट विल बी योर एंट्री नंबर 2। सो काइंडली राइट डाउन, ऐसा लिखो, ये सब तुमको फिर स्टोरी याद आएगा। 31 मार्च बैलेंस शीट का डेट है, 1 अप्रैल को देयर इज AOP, द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ये लिखोगे तो जब घर पे रिवाइज करोगे यू रिकलेक्ट व्हाट आई हैव स्पोकन। फिर आएगा आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, लिखा ब्रैकेट में आएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, समवेयर ड्यूरिंग ऑडिटिंग द ऑडिटर विल ब्रिंग आउट दैट। सो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस गुडविल को गलती से आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है उसको आपको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। एनीबडी नाउ?
अब आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हो मैं बताता हूं। इस बार आपका बुक वैल्यू कितना है? एनीबडी? 1 लाख है, क्योंकि आपने उसको 1 लाख किया है। अब इसको राइट ऑफ करना मतलब यू वांट इट्स वैल्यू टू बी रिड्यूस्ड टू व्हाट? जीरो। आप इसको जीरो पे लेके जाओगे। आपका बुक वैल्यू 1 लाख है, और आप 1 लाख को अगर जीरो पे लेके आओगे, then this will definitely result into loss of rupees 1 लाख, क्योंकि उसका बुक वैल्यू 1 लाख है एज ऑन टुडे, बट आप उसका वैल्यू रिड्यूस करके जीरो पे लेके जा रहे हो, तो आपको 1 लाख का लॉस होएगा। और ये एंट्री आप कब पास कर रहे हो, ये प्लीज दिमाग में अच्छे से बिठाओ। इज इट बिफोर एडमिशन और आफ्टर? पहला वाला जो एंट्री था दैट वाज बिफोर एडमिशन, ये वाला एंट्री कब पास कर रहे हो? आफ्टर एडमिशन। एनीबडी वुड लाइक टू फ्रेम दिस जर्नल एंट्री? विच पार्टनर्स कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, आर यू श्योर ये एंट्री कब पास कर रहे हो? तो वो टाइम पे कितने पार्टनर हैं? तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मैं इसी एंट्री को रिवर्स कर दूं? अगर मैं इसी एंट्री को रिवर्स करेगा तो गलत क्या होएगा वो समझो। चल, इसको रिवर्स कर दिया तो 0-0 हो गया। देन व्हाट अबाउट न्यू पार्टनर का शेयर ऑन गुडविल? उसका तो तुमने कुछ एंट्री नहीं मारा, उसको फुक्कट में तुम गुडविल में शेयर दे दिया। बनाया गुडविल तुम्हारी मेहनत से, सुपर प्रॉफिट ए और बी की मेहनत से, सी को साला तुम फ्री में दे देगा। सो उसके लिए एनीबडी, फॉर वन लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, इस एंट्री में इट विल बी विच पार्टनर एंड विच रेशियो? 2 पार्टनर ए और बी के तीनों? उसको अपन बोलेंगे न्यू पार्टनर्स। इन व्हाट रेशियो एवरीबडी? न्यू रेशियो। सो रिमेंबर, गुडविल राइट ऑफ का एंट्री एडमिशन के बाद का एंट्री है। कभी कभी एडमिशन के बाद 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद। सो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री में कैन यू प्लीज टेल मी विच अकाउंट विल बी डेबिट? जर्नल एंट्री में क्या लिखूं? न्यू पार्टनर ऐसे नहीं लिख सकता, अजीब लगेगा। A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit. So it will be A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit, 2. Anybody 2? Obviously goodwill account को आपको बुक्स में से निकालना है, तो गुडविल अकाउंट के सामने तो 1 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे आप रेशियो कौन सा लेने वाले हो? कैन यू चेक एंड टेल मी? 5:3:2। अपन ने रेशियो टेबल बनाया हुआ है। सो 5:3:2 में करोगे तो 50,000, 30,000, 20,000। Now tell me, will your goodwill appear in the balance sheet once it is written off? गुडविल बैलेंस शीट में कब तक आएगा मालूम है? एनीबडी? जब तक उसको राइट ऑफ नहीं किया। सो राइट डाउन नोट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, प्लीज राइट डाउन, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म will appear in new balance sheet only till the time it is not written off. Only till the time it is not written off. Next line. Once such goodwill is written off, next line, once such goodwill is written off, comma, it will not appear in new balance sheet
to comply with provisions of AS 26, to comply with provisions of AS 26, comma, since self-generated goodwill cannot be recorded in बैलेंस शीट। ये हो गया जर्नल एंट्रीज। अब मैं इस मेथड को 5 मिनट रुक जा। अब मैं इस मेथड को एब्सर्ड मेथड क्यों बुलाता हूं? इज इट एब्सर्ड बाय लॉजिक? आंसर इज नो, इट इज वेरी लॉजिकल। इट इज एब्सर्ड बिकॉज इट इज वायोलेटिंग AS 26, एक लॉ को वायोलेट कर रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट को वायोलेट नहीं कर रहा है। लेट मी नाउ शो इट टू यू कि ये जो 2 एंट्री आपने पास किया है ना, मुझे ये 2 एंट्री का कंबाइंड करके सिंगल एंट्री पास करना है। आप प्लीज दोनों एंट्री को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ, मुझे दोनों एंट्री का सिंगल एंट्री पास करना है तो कौन सा अकाउंट आपस में उड़ जाएगा? गुडविल तो निकल गया। अब प्लीज ABC के ऊपर फोकस करो थोड़ा ध्यान से। नाउ आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टू। इट्स वेरी सिंपल। एनीबडी विच अकाउंट डेबिट? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे आया 20? डेबिट है ना 20। फर्स्ट एंट्री में सी था क्या? क्यों नहीं था? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री में सी क्यों है? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी मुझे ए के कैपिटल के ऊपर फोकस करो क्योंकि ए का कैपिटल दोनों एंट्री में है। तो क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट। सो इट विल बी 2 A's capital account. Anybody how much? 10,000. 2 B's capital account. How much? 10,000. This is the net effect and this is nothing but gaining partner to sacrificing partner, our original journal entry. ध्यान से देखो, C's capital account debit 20,000. What is this 20,000? आपको पता है? सी का गेन कितना है? रेशियो टेबल में चेक करो। 2/10 है एवरीबडी। सो 2/10 ऑफ द टोटल गुडविल 1 लाख। 1 लाख का 2/10 करो तो 20,000। ए का सेक्रीफाइस कितना है? रेशियो टेबल में चेक करो 1/10। 1/10 ऑफ 1 लाख करो तो 10,000 आएगा। और बी के केस में भी 1/10 ऑफ 1 लाख करो तो 10,000 आएगा। मतलब एक्चुअली तो ये हमारा सीए फाउंडेशन वाला ही एंट्री है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये परफेक्टली लॉजिकल है, लॉजिक का इश्यू नहीं है। इनफैक्ट दिस एंट्री इज सेम एज प्रीमियम मेथड का सेकेंड केस। चेक करो, फिगर टू फिगर सेम दिखेगा। प्रीमियम मेथड में तुम केस नंबर 2 अगर चेक करोगे ध्यान से तो उसमें तुमने वही तो एंट्री पास की है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000। हेलो, समझा कि नहीं? तो आप मुझे पूछोगे सर ये लॉजिकल है कि नहीं है? है लॉजिकल, बट ये एब्सर्ड इसके लिए है कि अलाउड नहीं है। यू कैन नेवर राइट गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस इज द वायोलेशन। गुडविल अकाउंट तुम्हारे बुक्स में आ ही नहीं सकता। आप 2 एंट्री क्यों पास कर रहे हो? दोनों को कंबाइन करके नेट एंट्री पास करो डायरेक्टली। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए ये वाला मेथड सीए फाउंडेशन में नहीं है। देयर इज नो वैल्यूएशन मेथड इन सीए फाउंडेशन। वैल्यूएशन मेथड
अभी भी 12th स्टैंडर्ड के बुक्स में है, क्योंकि किसी गधे ने 10 साल पहले बुक लिखा था और आज तक ये लोग ने बुक को रिवाइज नहीं किया। 10 साल पहले लिखा हुआ बुक है। उसके बाद AS26 आ गया, AS26 के प्रोविजन आ गए, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र बोर्ड ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। अकॉर्डिंग टू मी, वैल्यूएशन मेथड was valid in the past, but it is invalid today, so I call it as a absurd method, but not absurd logic wise. ये दोनों एंट्री का अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे, so net effect will be exactly the same as case number 2 of a premium method. तो वो भी नोट लिखना है तो लिख दो, just for your reference. Net effect of entry 1 and 2. प्लीज राइट डाउन। जिसके पास जगह नहीं है वो ऐसे लिखो, नेट इफेक्ट सेम एज केस 2 ऑफ प्रीमियम मेथड। इफेक्ट एवरीबडी कैन राइट लाइक दैट, क्योंकि केस 2 तुम्हारे पास लिखा हुआ है, सो यू कैन से नेट इफेक्ट सेम एज केस 2 ऑफ प्रीमियम मेथड। इज इट क्लियर एवरीबडी? चलो, तो अभी लॉजिक समझ में आ गया। तो अभी एंट्रीज को रट्टा करते हैं, ताकि प्रॉब्लम करते टाइम पे बार बार कौन सोचने बैठेगा लॉजिक को। बोलो, दो ही एंट्री है, वेरी वेरी सिंपल। एंट्री नंबर 1, गुडविल इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। दूसरा नाम क्या है उसका? गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपनड इन द बुक्स। तीसरा क्या है? गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड। इसका एंट्री बहुत सिंपल है, goodwill account debit to old partners capital in old ratio। और सेकंड ट्रांजैक्शन रहेगा गुडविल को राइट ऑफ करने का। ये राइट ऑफ वाला कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन अब खुद से राइट ऑफ नहीं करना। नहीं दिया रहेगा उसका मतलब क्या? अभी तक ऑडिटर ने वो मिस्टेक नहीं ढूंढा। 15-20 दिन के बाद जब ये ऑडिटर वो मिस्टेक ढूंढेगा तब आप उसको राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ खुद से नहीं करना। आप राइट ऑफ का एंट्री तभी पास कर सकते हो जब आपको क्लियरली बोला हुआ है। चलो, अगर राइट ऑफ बोला रहेगा तो कैन यू टेल मी विच अकाउंट यू आर गोइंग टू डेबिट एवरीबडी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो टू गुडविल अकाउंट। सो विच आर टू एंट्री? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो टू गुडविल। लास्ट क्वेश्चन, ये गुडविल बैलेंस शीट में कब आएगा और ये बैलेंस शीट में कब नहीं आएगा? अगर राइट ऑफ किया तो नहीं आएगा, और राइट ऑफ नहीं किया तो आएगा। और क्या आप राइट ऑफ का एंट्री खुद से पास कर सकते हो? नहीं। तो तुमने जहां पे वो राइट ऑफ लिखा हुआ है ना, उधर ब्रैकेट में लिखो ओनली इफ गिवन इन द प्रॉब्लम। मतलब खुद से राइट ऑफ करने नहीं चले जाना, आप राइट ऑफ का एंट्री तभी पास करना जब ये प्रॉब्लम में क्लियरली दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 146। कैन यू स्टॉप टॉकिंग? अभी से बातें मत करो प्लीज, इट इज लॉन्ग डे। 3-3.5 घंटा शांति रखो, फिर तो तुम लोग बड़बड़ करने ही वाले हो। थोड़ा इनिशियल 3 आवर्स प्लीज अवॉइड टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का लास्ट 2 लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज पूछा है। जर्नल विल बी जनरली 1.5 पेज, उसके नीचे बैलेंस शीट आधे पेज में बैठ जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 पेज फेयर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फेयर पार्ट ऑफ आंसर। 1.5 पेज का जर्नल, आधे पेज का बैलेंस शीट। उसके बाद तुम्हारा वर्किंग्स आ जाएगा। वर्किंग्स में फर्स्ट क्या रहेगा एवरीबडी? रेशियो स्टेबल आएगा। वर्किंग नंबर 2 एनीबडी? कैन यू स्टॉप टॉकिंग? वर्किंग नंबर 2 देख, लेजर अकाउंट नहीं भी पूछा है लेकिन बैलेंस शीट पूछा है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अगर बैलेंस शीट पूछा है तो कौन सा अकाउंट कंपलसरी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट भी 2 अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पार्टनर ऑलरेडी है, पूरा रामायण और महाभारत साथ में है। सो
राम और भरत रामायण के ज़माने से है, श्याम आपको मालूम है, और अभी कौन आया? लक्ष्मण आया। सो टोटल 4 पार्टनर है। 4 पार्टनर थोड़ी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैठेगा। सो वर्किंग नंबर 2 विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैन यू टेल मी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से पार्टनर आएंगे? तीनों ओल्ड पार्टनर आ जाएंगे। एंड नोट नंबर 3 में लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट ये आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। सो बेसिकली 1.5 पेज जर्नल, आधा पेज का बैलेंस शीट, ये आपका फेयर पार्ट है। वर्किंग में रेशियो टेबल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 ओल्ड पार्टनर रहेंगे एंड लक्ष्मण's कैपिटल। कौन सा अकाउंट है जो हम अवॉइड कर सकते हैं? एक तो बैंक अकाउंट आप डायरेक्टली कर सकते हो और एक अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये दोनों अकाउंट को अपन अवॉइड कर सकते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन कैपिटल अकाउंट बिकॉज 4 जन का कैपिटल है, आप इसको ओरली नहीं करना प्लीज, वर्किंग में इसको प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीबडी। So first is the ratios table and this time there are 4 partners in your ratios table. Kindly complete ratios table. तो बैंक अकाउंट करने का, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट सुन लो, ये पॉइंट मैं बताने वाला था बट इफ ही इज आस्किंग मैं अभी बता देता हूँ। कंफ्यूजन क्या है इस प्रॉब्लम में? बड़ा वाला कैश इन हैंड भी दिया है, कैश एट बैंक भी दिया है, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करूं इज द क्वेश्चन दैट इज आस्किंग। कैन यू स्टॉप राइटिंग व्हेन आई एम टॉकिंग? I know your skills are very high. One part of the brain is focusing on the format, other part of the brain is listening to me. I know you have that skill, but I don't like it. So everybody, his question is very valid. कि भाई देख 25,000 रुपए का लक्ष्मण कैपिटल लेके आ रहा है, दिख रहा है सबको? नंबर 1 में दिया है लक्ष्मण शुड ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल। नाउ वी आर वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि ये पहला ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दोनों दिया हुआ है, कैश भी है और बैंक भी है। तो मैं जब भी जर्नल एंट्री पास करेगा ये 25,000 कैपिटल का, सो कौन से अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा? एनीबडी हैज एनी सजेशन? व्हाई? कैश डिपॉजिट है, ये डिसोल्यूशन में हो सकता है। डिसोल्यूशन में तेरा फर्म बंद हो रहा है तो तू कैश डिपॉजिट कर सकता है। भाई एडमिशन में फर्म बड़ा हो रहा है, डिसोल्यूशन मेरे को मालूम है तुम्हारे अंदर बस चुका है क्योंकि तुमने एग्जाम दिया, जो नहीं दिया तो अब दोबारा दोगे। सैटरडे को थोड़ा टफ पेपर रहेगा, सो प्लीज लाइटली मत लेना। टेक्स्ट बुक के सम्स रहेंगे। सी प्लस पॉइंट क्या है? टेक्स्ट बुक के क्लास वर्क के सारे सम्स है, एक भी नया सम नहीं पूछूंगा, होमवर्क बुक से भी नहीं पूछूंगा, लेकिन पेपर लेंथी और टफ रहेगा। सभी टफ तो नहीं बोल सकता, सारे क्लास वर्क के सम पूछूंगा, सो यू शुड बी एबल टू डू दैट। हाँ, वो मेरे को थोड़ा बहुत जो वो कीड़ा कांडी करने की आदत है कि थोड़ा चेंज कर दूंगा। जैसे इस बार मैंने आई थिंक कुछ तो भी पेपर में मशीनरी का वैल्यू 18,000 को 36 कर दिया था, तो वो तो मैं करेगा, वो तो मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा चेंज तो करूंगा ही। ये 18,000 ही लिख के आया। एक्सक्यूज मी, देख टेस्ट पेपर की बाबत में है ना, आई एम अ कंप्लीटली अनट्रस्टवर्दी पर्सन, क्योंकि मैं कीड़ा करेगा ही करेगा। हर टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम में एक इंटेलिजेंट चेंज करेगा, सो आई विल कम टू नो कौन लॉजिकली कर रहा है ना कौन रट्टा मार रहा है। और वो 18,000 वाला तो मैंने वो दिन सुबह रिवाइज भी किया था और डाल दिया 36,000। जस्ट वांटेड टू नो कि कौन क्या कर रहा है। एनीवे कम बैक, चलो। एक्सक्यूज मी, स्टॉप टॉकिंग। अरे मेरे को आंसर तो दो, क्या लिखने बैठ गए? मेरा क्वेश्चन थोड़ी खत्म हुआ है अभी तक। एनीबडी? वाई? मुझे वाई में ज्यादा इंटरेस्ट होता है अकाउंट्स में। नहीं, देर इज अ वेरी परफेक्टली लॉजिकल आंसर। एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी कि वो 25,000 में बैंक में क्यों लेगा और कैश में क्यों नहीं लेगा? आंसर इज वेरी सिंपल। वो जो कैश दिया है दैट अपीयर्स लाइक अ पेटी कैश टू मी। 500 रुपया खाली रखा हुआ है, तो मतलब
ये लोग का जो बैंक है उसमें सारे मेजर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो चाय पानी के छोटे छोटे खर्चे रहते हैं, रिक्शा भाड़ा ने टैक्सी भाड़ा, अपन ने पेटी कैश बुक किया हुआ 11th में, तो जो छोटे छोटे पेटी कैश के खर्चे हैं वो कैश में है, इज व्हाट आई एम गेटिंग द फीलिंग। वरना एग्जैक्टली 500 रुपया कैश हो ही नहीं सकता। दे आर फॉलोइंग इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। वरना एक्चुअल कैश बैलेंस 493 होता है चिल्लर के साथ। 500 क्यों है? क्योंकि हर महीने के एंड में दे आर फॉलोइंग इम्प्रेस सिस्टम एंड देयर इम्प्रेस्ड अमाउंट मस्ट बी एग्जैक्टली 500 एंड दिस 500 मस्ट बी पेटी कैश। दैट इज द रीजन आई विल एज्यूम कि जो 25,000 कैपिटल लेके आया है दैट इज इन बैंक अकाउंट। आई होप दिस क्वेरी इज रिजॉल्व। पक्का? ज्यादा कैश रहेगा तो बेटा तो बिंदास कोई भी एजम्पशन करके आ, लेकिन मैंने ऐसा प्रॉब्लम आज तक देखा नहीं है। अगर ज्यादा कैश रहेगा तो प्रॉब्लम में क्लियरली दिया रहता है कि वो कैश लेके आ रहा है, कि उसने आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर किया है। वी आर नॉट मैजिशियंस, वी आर अकाउंटेंट, वी कैन वर्क ऑन कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। सो यहाँ पे मैं दो चीज में क्लियर है, एक तो ये 500 रुपया पेटी कैश है, और दूसरा दे आर फॉलोइंग इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। वरना कैश कभी भी ऐसा राउंड फिगर में थोड़ी होता है 475 रुपीज एंड ऐसा ऑड नंबर ही रहता है। सो एग्जैक्टली 500 का वही मतलब है कि इन्होंने इम्प्रेस्ड अमाउंट मेंटेन किया है विच इज 500 एवरी मंथ। सो वी विल टेक दैट 25,000 इन बैंक अकाउंट। चलो रेशियो टेबल कंप्लीट करो प्लीज। न्यू रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम में। कोई बता सकता है मुझे न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में क्यों चाहिए? एडजस्टमेंट नंबर बोलो। Why do I badly need the new ratio in this problem? Anybody? Adjustment number bolo. 8 exactly. After the Lakshman's admission, goodwill should be written off. So जब हम goodwill को write off करेंगे, it will be new partners in a new ratio. So we need a new ratio. Anybody got new ratio? 6 is to 9 is to 9 is to 8. Total क्या है इसका? 32 ना? So new ratio is 6 is to 9 is to 9 is to 8. Anybody could find out कि ये गुडविल का प्रीमियम मेथड फॉलो कर रहे हैं ये लोग कि वैल्यूएशन मेथड? हाउ डिड यू नो? विच इंफॉर्मेशन? सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्लियरली दिया है goodwill account is to be opened in the books for 40,000 and the old partners be credited in their profit sharing ratio. So information number 2 एंड इंफॉर्मेशन नंबर 8 ये दोनों गुडविल का है। पहले बोल रहा है गुडविल अकाउंट को ओपन करो, और आगे जाके 8 में बोल रहा है आफ्टर श्री लक्ष्मण एडमिशन इन द फर्म गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ। ये दोनों ट्रांजैक्शन की वजह से कोई डाउट नहीं होना चाहिए दैट दे आर फॉलोइंग वैल्यूएशन मेथड। देख एग्जाम में मेथड दिया नहीं रहेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आज तो आपको मालूम है कि मैं वैल्यूएशन मेथड करने वाला है, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सामने आएगा तो यू विल हैव टू डिसाइड वेदर इट इज प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड। एनीवे चलो एवरीबॉडी स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री पूछा है, बट अपन जाएंगे तो स्टेप वाइज ही। बोलो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? नो एंट्री आएगा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में एक तो रेशियो टेबल आएगा, दूसरा ओपनिंग बैलेंस आएगा। चलो ओपनिंग बैलेंस अपन लिखेंगे। अपन ने सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो वहां पे जाके लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 30,000 एंड 27,000। So once again repeat. Step number 1, no journal entry for ratios table, no journal entry for opening balance. Step number 2, please verify करके बताइए कि क्या स्टेप नंबर 2 है कि नहीं है। कौन सा? जनरल रिजर्व। सो अपने पास जनरल रिजर्व है कितना? 16,000। कैन यू टेल मी
ये 16,000 का जनरल रिजर्व आप कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो. कैन यू फ्रेम अ सिंपल जर्नल एंट्री फॉर दिस? General reserve account debit. Kindly write down, that is your entry number 1. General reserve account debit 16,000. General reserve account debit 16,000 to Ram's capital, to Bharat's capital, to Shyam's capital. Old partners capital account in old ratio. ओल्ड रेशियो आपका 2:3:3. 4,000, 6,000, 6,000. Being general reserve distributed, being general reserve distributed amongst old partners, amongst old partners in old ratio. तुरंत से पीछे कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाई जनरल रिजर्व. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई जनरल रिजर्व 4,000, 6,000, 6,000. 4,000, 6,000, 6,000. The next one is my step number 3. Revaluation. किसी को याद है रीवैल्यूएशन में हमेशा कितना एंट्रीज आता है? 2 इज रॉन्ग. 3. फर्स्ट ग्रुप किसका बनाने का? लॉस वाले का. फिर दूसरा ग्रुप प्रॉफिट वाले का. और तीसरा रीवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट. सो प्लीज याद रखना, रीवैल्यूएशन स्टेप का नंबर है 3 और उसका जर्नल एंट्रीज भी हमेशा 3. अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पेंसिल से लिखना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं इन्फो नंबर 3 से. द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. उधर आपको पेंसिल से लिखना है बाजू में राइट साइड पे. बोलो, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी? लॉस ऑफ रुपीज. सो लिख दो वहां पे लॉस 3,500. Building is to be appreciated by 15%. बोलो everybody. Profit how much? Calculate करो. 15% of 29,000. थोड़ा कैलसी को अंदर डाल दे, डाउट आता है बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड है. सो एनीबडी, हाउ मच प्रॉफिट? 4,350 का आपका प्रॉफिट है. नेक्स्ट चेक करो एवरीबडी. Provision for bad debt of 4,000 to be made. Loss है 4,000 का. Item of 502 included in trade creditors is not likely to be claimed and hence should be written off. Anybody? Profit of how much? 502. And the last one, there being a claim for damages against the firm as a liability to the extent of rupees 1,000 should be created. Loss of rupees 1,000. अब प्लीज काउंट करके बताओ, हाउ मेनी लॉसेस? 3. तो वो तीनों को कंबाइंड करके विल बी योर जर्नल एंट्री नंबर 2. बोलो एवरीबडी, विच अकाउंट डेबिट? रिवैल्यूएशन. लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो राइट डाउन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. क्या सोच रहा है? रिवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट. तो सोच क्या रहे? वो कौन कौन याद आ रहा है तेरे को? अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट. तो ठीक है, मतलब ओवर प्रैक्टिस किया है ना डिसोल्यूशन का. Anyway, write down revaluation account debit. देख, घर पे प्रैक्टिस करते हो तो कैसे करो मालूम है? एक प्रॉब्लम डिसोल्यूशन का, एक प्रॉब्लम एडमिशन का, वैसे करो. देन थोड़ी देर के बाद
तुम्हारा माइंड यूज टू हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों बैक टू बैक आने वाला है. अंडरस्टैंड? एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 इज एडमिशन, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिसोल्यूशन. तो घर पे भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो एक शॉर्टकट मेथड डिसोल्यूशन, एक फुल मेथड एडमिशन. सो डिसोल्यूशन एडमिशन, एडमिशन डिसोल्यूशन, ऐसे करते रहो सुबह से लेके शाम तक. तुम्हारा ब्रेन मस्त ट्यून हो जाएगा. थोड़े पागल हो जाओगे इनिशियली, बट फिर धीरे धीरे ट्यून हो जाएगा. और कोई तरीका ही नहीं है. बिकॉज इमेजिन करो एग्जाम में, एक बोर्ड पेपर में 3 घंटे में तुमको सारे चैप्टर करने हैं. तो घर पे प्रैक्टिस करते टाइम पे क्या करने का, फाइनल अकाउंट का एक सम किया, उठाओ सीधा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जंप मारो डिसोल्यूशन पे, आ जाओ एडमिशन पे, तब तक कोलैप्स हो जाओगे. फिर मस्त नेस कॉफी पीने का, थोड़ा मम्मी को बोलने का तेल लगा के दे मम्मा, फट गया मेरा भेजा, बाद में वापस. तो इनिशियली तो टफ लगेगा ही, बट फिर धीरे 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 तुम्हारा माइंड फटाफट स्विच मारेगा. Because that is what you will have to eventually do when you are giving your board exam. So why not prepare from now? टेक्स्ट बुक उठाने का, रेंडमली चैप्टर उठा लेने का, एक गुडविल का कैलकुलेशन करो, एक एडमिशन करो, अचानक ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट पे जाओ, अचानक कार्नर वर्सेस मरे पे जाओ, अचानक करंट अकाउंट पे चले जाओ, इधर फाइनल अकाउंट में आ जाओ, इधर अकोमोडेशन बिल में चले जाओ. मस्त मजा आएगा. अरे खाली इनिशियली टफ जाएगा, ट्रस्ट में. लाखों बच्चे बोर्ड एग्जाम में अकाउंट्स में 90+ स्कोर करते हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज जस्ट दैट आपने अभी तक नहीं किया, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करो. दैट्स ऑल यू शुड डू फॉर ऑल दोस चैप्टर्स विच वी हैव कंप्लीटेड. एक्सक्यूज मी, फॉलो करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है. इनिशियली हैवी जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हैवी जाएगा तो ये सचमुच हैवी हो जाएगा. उससे अच्छा इधर ही कर लो, दैट इज मच बेटर. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2. बोलो रिवैल्यूएशन के सामने अमाउंट अभी आएगा कि बाद में? 2 व्हाट, टेल मी. स्टॉक अकाउंट 3500. अब नेक्स्ट अकाउंट प्लीज बकवास नहीं करना. 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, जो दिया है वही लिखना है. 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 4000 एंड 2 क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट. कैन कॉल इट एज अ क्लेम फॉर डैमेजेस. इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो. सो क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट, हाउ मच इज दैट? 1000. अब तीनों को ऐड करो, 8500. ब्रैकेट में लिखो बीइंग लॉस ऑन revaluation of sundry assets and liabilities. Sundry assets and liabilities. अब तुरंत से क्या करो, स्टॉक को न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ. ओल्ड बैलेंस शीट में टिक मार्क करो और न्यू बैलेंस शीट में एक 5-6 लाइन छोड़ के स्टॉक. हाँ अभी थोड़ा आराम से. 10% वैल्यू कम हो गया, सो हाउ मच विल बी स्टॉक? 31,500. तो स्टॉक लिखो 31,500. फिर डेटार को टिक मार्क करो. डेटार इनर कॉलम में आएगा 60,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000. So 60 minus 4 is 56. What about this claim for damages? ये ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था, बट ये न्यू में आएगा. सो 6-7 लाइन छोड़ दो, क्योंकि आपने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया. तो ये न्यू बैलेंस शीट में 6-7 लाइन छोड़ के क्लेम फॉर डैमेजेस एंड द अमाउंट इज ₹1000. Claim for damages, amount is ₹1000. Yes sir. सेवंथ वाले स्टेटमेंट का मतलब है, एक्सक्यूज मी, हमें किसी को ₹1000 का डैमेजेस पे करने का आया.
सो हमें उसको लायबिलिटी करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में कोई केस चल रहा था, वो केस हम हार गए और उसमें हमने 1,000 रुपया किसी को भरने को आ गया। हमने उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था? हमने उसको बैलेंस शीट में इसके लिए रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज वी नेवर एक्सेप्टेड दैट एज अवर लायबिलिटी। लेकिन अभी अगर कोर्ट में केस हार गए तो आपको 1,000 रुपये डैमेजेस भरना है। सो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना। सो यू हैव बुक्ड दैट एज अ लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया एंड यू आर शोइंग दैट एज अ लायबिलिटी ऑन द लायबिलिटी साइड। एक्सक्यूज मी, मत बोलो, मुझे चिल्लाना पड़ता है। बोलो थर्ड एंट्री विल बी फॉर प्रॉफिट। काउंट करके बताओ, प्रॉफिट इज देयर ऑन हाउ मेनी? दो जगह पे प्रॉफिट है। विच इज द फर्स्ट वन? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना था? 4350। बोलो नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बोलो बिल्डिंग को डेबिट क्यों किया? एनीबडी? वैल्यू बढ़ गया। क्रेडिटर को डेबिट क्यों किया? कम हो गया। टू, बोलो टू व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो दोनों को ऐड करो, इट इज 4852 being profit on revaluation of sundry assets and liabilities. Being profit on revaluation of sundry assets and liabilities. तुरंत से बिल्डिंग को लेके जाओ न्यू बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट से उड़ा दो बिल्डिंग को। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया ना 4350 से। सो एनीबडी? 33,350। और क्रेडिटर्स को भी उठा लो, टिक मार्क करो। क्रेडिटर्स तुम्हारा 502 से कम हो गया। सो हाउ मच क्रेडिटर्स नाउ? कितना? 30,000 में से 502 कम हो गया, 29,498। फिर बस अभी बैलेंस शीट में देखो और क्या क्या है। एज इट इज ट्रांसफर्ड मारो। बोलो फर्स्ट कौन सा है? कैश इन एंड, उसको उठा लो। उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तुम्हारा पेटी कैश है। सो कैश इन एंड आएगा 500। कैश एट बैंक लिख दो, अमाउंट मत लिखो, बट यू कैन सिंपली राइट कैश और बैंक, ताकि आप भूल नहीं जाओ। बिकॉज इस बार आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो सकता है तुम बैंक को भूल जाओ। उसके लिए पहले से लिख दो कैश एट बैंक। उसके बाद और भी कुछ है क्या? बैलेंस शीट में चेक करो। बिल्स रिसीवेबल एज इट इज कॉपी करो, मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। सो बिल्स रिसीवेबल 4,500, दैट्स ऑल। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है। सो फर्नीचर 2,000 उठा लो, ये एसेट साइड हो गया। लायबिलिटी में एनीथिंग? बिल्स पेएबल 10,000 कॉपी करो, इट इज योर करंट लायबिलिटी। लोन फ्रॉम उषा हाउ मच? 20,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। व्हाट नेक्स्ट वी डू एवरीबडी? वी ट्राई टू फाइंड आउट कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है। दैट यू कैन गेट फ्रॉम एंट्री नंबर 2 and 3। बोलो 2 में लॉस कितना था? 8,500 का लॉस था। 3 में प्रॉफिट कितना है? 4852। सो डिफरेंस फाइंड करो। नो कैलकुलेटर है प्लीज, थोड़े ट्रिकी नंबर है। एनीबडी? 3648 का रिवैल्यूएशन लॉस है। बोलो एनीबडी, लॉस का मतलब क्या हुआ? रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। तो आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय पार्टनर्स कैपिटल। सो योर जर्नल एंट्री विल बी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुझे कोई लॉजिकली बताएगा कि तीनों कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? कम हो रहा है। ऑब्वियसली लॉस की वजह से कैपिटल कम होएगा, तो ये तीनों को डेबिट करो।
and it is to revaluation account. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आएगा 3648. नो कैलकुलेटर प्लीज. और अब इसको 2:3:3 में डिवाइड करो. इसको डिवाइड बाय 8 करो तो कितना आ रहा है? 456 आएगा ना. 2:3:3 डिवाइड बाय पहले 8 कर दो तो 456 आएगा. 456 इंटू 2 912. 456 इंटू 3 1368. लास्ट भी वही आएगा 1368. सो करो तीनों को डेबिट तुम्हारी जर्नल एंट्री में. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 912. भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट 1368. श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल्सो 1368. बीइंग बोलो क्या लिखूं? Revaluation loss distributed to old partners in old ratio. Revaluation loss distributed to old partners in old ratio. तुरंत से इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में लिखो. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 912, 1368 and 1368. सो देख अभी तक कितना एंट्रीज हो गया. थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. स्टेप नंबर 1 में नो एंट्री एवरीबडी. स्टेप नंबर 2 में एक ही एंट्री पास किया था विच वॉज रिगार्डिंग जनरल रिजर्व. एंड स्टेप नंबर 3 रीवैल्यूएशन में 3 एंट्री पास किया. व्हाट इज यूनिक इन दिस 3 आपको पता है? स्टेप 1, 2 and 3 इज ऑलवेज बिफोर एडमिशन ऑफ द पार्टनर. अब आएगा स्टेप नंबर 4 इज वेरी सिंपल. इसका सिर्फ एक ही एंट्री आएगा. एनीबडी? कैपिटल. हाउ मच कैपिटल ही हैज ब्रॉट? 25,000. कैन यू प्लीज फ्रेम अ सिंपल जर्नल एंट्री नंबर 4? कैश अकाउंट. चाइला 5 मिनट समझाया फिर भी बोलता है कैश अकाउंट. अबे वो कैश नहीं है, वो पेटी कैश है. छोटा वाला कैश. चिल्लर डब्बे के अंदर 500 रुपए का. सो विच अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 to Lakshman's capital account. Bank account debit to Lakshman's capital account 25,000. नरेशन लिखो. तो भाई एक चीज खत्म करना, इधर उधर उड़ी क्यों मारता है? Being capital introduced by incoming partner Lakshman. Capital introduced by incoming partner लक्ष्मण. फिर इसका इफेक्ट तुरंत से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख डालो बाय बैंक, जैसे इसने लिखा है. और फिर वो लक्ष्मण का कॉलम ढूंढ रहा है, कहाँ गया लक्ष्मण. अबे लक्ष्मण अलग से बैठा है, देख कोने में किधर. सो यू हैव अ लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट सेपरेट. देयर यू विल बी राइटिंग बाय बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज 25,000. एक्सक्यूज मी भाई, तुम लोग बात बंद करो, बहुत बात कर रहे हो. हाँ, थोड़ा आधा घंटा ब्रेक ले ले, थक जाएगा बेटा. फिर तो तू वापस बोलने ही वाला है. चलो, ये कौन सा स्टेप हो गया एवरीबडी? 4. स्टेप नंबर 5 इज व्हाट एवरीबडी? गुडविल. और बताओ इस बार गुडविल का कौन सा मेथड है? वैल्यूएशन मेथड. चलो, वैल्यूएशन मेथड में फर्स्ट एंट्री आएगा goodwill account is to be opened in the books for rupees 40,000. अब जैसे तुमने 40,000 देखा ना, तो पहले तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखने का कि कहीं उधर कुछ पुराना वाला गुडविल पड़ा तो नहीं है. सो गुडविल अकाउंट अपने को 40,000 में ओपन करना है. चलो, ये एंट्री अपन ने आज ही डिटेल में डिस्कस किया है. एनीबडी? गुडविल अकाउंट डेबिट. राइट डाउन. Goodwill account debit 40,000. Please remember,
In valuation method, you never take a shade of goodwill. In valuation method, you'll always take total goodwill. Goodwill account debit. Tell me which partner, which ratio? Old partner, old ratio. So to Ram's capital, to Bharat's capital, to Shyam's capital. To Ram's capital account, to Bharat's capital account, to Shyam's capital account. आपका ओल्ड रेशियो है 233, 10,000, 15,000, 15,000. Being goodwill account opened in the books. Being goodwill account opened in the books. And profit distributed. ये 40,000 का प्रॉफिट है. And profit distributed to old partners in old ratio. Profit distributed to old partners in old ratio. तुरंत से इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय गुडविल. This will be 10,000, 15,000 and 15,000. अभी इसके बाद नंबर 2 के बाद डायरेक्ट नंबर 8 पढ़ना है अपने को. क्या दिया नंबर 8 में? आफ्टर श्री लक्ष्मण's एडमिशन इन द फर्म goodwill account should be written off. Anybody, how many accounts will be debited? 4. It is all the 4 partners now. Ram's capital account debit, Bharat's capital account debit, Shyam's capital account debit, Lakshman's capital account debit. It is all the 4 partners. चारों को डेबिट करो टू गुडविल अकाउंट. टू गुडविल अकाउंट के सामने क्रेडिट में लिख दो 40,000. और मुझे बताओ इस बार आप 40,000 के लिए कौन सा रेशियो लोगे? व्हाट वाज द न्यू रेशियो? 6:9:9:8. इसका टोटल 32 हो रहा है. पहले 32 से डिवाइड करो. 40,000 को 32 से डिवाइड करो. एनीबडी? कैलसी नहीं है प्लीज. 1250 इज करेक्ट. 1250 into 6 into 9 into 9 and into 8. सो बोलो एनीबडी. फर्स्ट में क्या आएगा? 7,500. इट इज 1250 into 6 करोगे तो 7,500. 1250 into 9, 11,250. Again 11,250. And the last one is 10,000. एक बार टोटल करके चेक कर लेने का कि भाई सबका टोटल 40,000 है कि नहीं. Being goodwill written off. Being goodwill written off after admission of partner. Being goodwill written off after admission of the partner in new ratio. अभी इसका पोस्टिंग है ना दोनों कैपिटल अकाउंट में आएगा. 3 जन के कैपिटल अकाउंट में आएगा 2 गुडविल. 3 जन के कैपिटल में आएगा 2 गुडविल. पहले 3 लोग 7,500, 11,250, 11,250. और पीछे कहीं पे लक्ष्मण का कैपिटल अकाउंट है, उधर भी आएगा 2 गुडविल. एंड देयर इट विल बी 10,000. My last question, will goodwill appear in new balance sheet or no? Why? क्योंकि उसको राइट ऑफ कर दिया तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा. चलो आई थिंक इट इज द एंड ऑफ इट. बोलो और कुछ है पेंडिंग? देखो कोई एडजस्टमेंट रह गया? नहीं है. बैंक बैलेंस बोलो, बहुत सिंपल है. एनीबडी? 47,000 कैसे आया? 22,000 का ओपनिंग बैलेंस,
और 25,000 रुपया का कैपिटल, बस, और तो कुछ है ही नहीं। गुडविल का तो पैसा इस मेथड में आ नहीं सकता। इन दिस मेथड यू विल नेवर ब्रिंग मनी फॉर गुडविल बिकॉज यू आर रेजिंग द गुडविल और ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। सो 22 और 25 27,000 हो गया। बस अभी कैपिटल अकाउंट बंद करो, चलो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ध्यान से टोटल करना, सब फालतू फिगर से इस बार। टू बैलेंस कैरिड डाउन, एनीबडी फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल 25,588, इज दिस राइट? करो, खुद से कैलकुलेट करो, इसके कैलकुलेशन पे भरोसा मत करना। टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,588 is for the first partner. Anybody? Second partner, anybody? No. सेकेंड पार्टनर कौन है? भरत है, 38, एक जन बोलो, बोल। 38,382 ये सेकेंड पार्टनर है, आर यू श्योर? ओके, फिर 35,382, ओके। और चौथे पार्टनर का तो बहुत सिंपल है, उसका अकाउंट भी अलग से है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 15 कैसे हुआ? 25,000 का कैपिटल लेके आया था, 25,000 होगा यार। अरे 10,000 उसके कैपिटल को डेबिट किया था ना गुडविल का, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 10,000 डेबिट किया था तो बाकी 15 ही बचेगा। फर्स्ट वाले का अलग आ रहा है, तेरा कितना आ रहा है बोल? 25,838। अब डिफरेंस निकाल कितना है? 50 का नहीं है यार, ज़्यादा है, दी तो भाई। फिगर बोलना, फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट का फिगर बोलना। 20,000 फर्स्ट, 4,000 सेकेंड, 10,000 थर्ड। डेबिट साइड में बोल 912, 7,500 है वो। गुडविल राइट ऑफ में फिगर 7,500 है, दोनों साइड आ रहा है तो करेक्ट रहेगा। कितना? 174,850। बैलेंस शीट टोटल 1,74,850। बैंक बैलेंस लिखा है ना सबने? बैंक बैलेंस कितना था? बैंक बैलेंस 47 ना? 1,74,850। क्या हो गया? डाउट है तो पूछो, टाइम पास कर रही है तू। $1,74,850। Question number 24, page number 147. Excuse me. चलो प्लीज स्पीड करना है, अभी तक एक ही प्रॉब्लम हुआ है, मेरा 7 का टारगेट है, सो प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करो। रीड क्वेश्चन नंबर 24।
तुम लोग स्पीड करो यार, 7 का 7 1:30 हो जाएगा तो मैं 8वां नहीं करेगा। अपन आधा घंटा जल्दी भी जाएंगे और बहुत आराम से करोगे तो आधा घंटा लेट भी हो सकता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मैं तो 7 करके रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 147। Avoid talking. Please read the problem very carefully. Anybody, which method of goodwill? How did you know? Goodwill should be raised at rupees 20,000 is clearly valuation method. चलो फॉर्मेट की बात करते हैं. Which is the first account, everybody? Profit and loss adjustment account. Second account, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा चाहिए. क्यों? एनीबडी? बिकॉज ऑफ विच एडजस्टमेंट? फिफ्थ, एग्जैक्टली. कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. समझ जाने का. इट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और जब भी पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है तो 15 लाइन का कैपिटल अकाउंट. मतलब फर्स्ट पेज पे शायद तुम्हारा 2 ही अकाउंट बैठेगा. फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सेकंड इज द बिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकंड पेज पे बैलेंस शीट आ जाएगा यूजुअल साइज का. उसके पीछे तुम्हारा वर्किंग स्टार्ट होएगा. सेकेंड पेज पे वर्किंग्स एंड नोट्स आएगा. उसमें फर्स्ट वन विल बी रेशियो स्टेबल. एनीबडी? वर्किंग नंबर 2, बैंक अकाउंट. एग्जैक्टली. सो रेशियो स्टेबल एंड बैंक अकाउंट, ये तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा. प्लीज कंप्लीट रेशियो स्टेबल वेरी क्विकली. 3:1:1 करेक्ट है. एवरीबडी प्लीज डू इट योर सेल्फ. सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/4 1/4 और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर है 1/5. सो वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स. क्या एज्यूम करते हो ऐसे वाले में? ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आर सेम. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो करो. और इस प्रॉब्लम में मुझे न्यू रेशियो क्यों चाहिए? एनीबडी? गुडविल में चाहिए क्या? गुडविल में क्यों नहीं चाहिए, कोई बता सकता है? क्या नहीं करने का है? राइट ऑफ नहीं करने का है. राइट ऑफ नहीं करने का तो न्यू रेशियो नहीं चाहिए. फिर भी न्यू रेशियो क्यों चाहिए? एडजस्टमेंट नंबर 5 के लिए चाहिए, जहां आपको दिया हुआ है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो आपका आएगा 3:1:1. चलो स्टार्ट करूं प्लीज. दोनों कैपिटल को टिक मार्क करो. प्लीज बात नहीं करो. दोनों कैपिटल में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब यार 15 प्रॉब्लम हो गया अपना. अब थोड़ा स्पीड चाहिए. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 इन द फर्स्ट कॉलम, 16 इन द सेकेंड कॉलम. फिर वर्किंग में कहीं पे बैंक अकाउंट है. बैंक अकाउंट में आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. उसको भी टिक मार्क करो 10,000. ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप नंबर 1 एवरीबॉडी? 1 इज रेशियो, अदर इज ओपनिंग बैलेंस. बोलो स्टेप नंबर 2 है कि नहीं है? क्या है? जनरल रिजर्व. बोलो विच अकाउंट विच साइड? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व. विच रेशियो? 3:1 द ओल्ड रेशियो. सो 3,000 एंड 1,000 आएगा. जनरल रिजर्व को भी टिक मार्क करो. थर्ड आएगा अपना रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन देखूं मैं? 3 and 4. डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%. फर्नीचर में 2,000 रुपए पे 10% डेप्री मारो. बोलो व्हाट शुड आई राइट? टू फर्नीचर अकाउंट. लॉस है तो डेबिट साइड ही आएगा. टू फर्नीचर 200 रुपये आएगा
फर्नीचर को टिक मार्क करो ओल्ड बैलेंस शीट में से, फटक से न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ। दो चीज साथ में नहीं करो, एक एक करो। सो फर्नीचर आएगा कितना? 1800 का फर्नीचर आएगा। स्टॉक के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 10%। एनीबडी? अरे व्हाट शुड आई राइट? टू स्टॉक अकाउंट 2000। स्टॉक को टिक मार्क करो ओल्ड बैलेंस शीट में, लेके जाओ न्यू बैलेंस शीट में। करंट एसेट में स्टॉक कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट 5% आरडीडी ऑन डेटर। बोलो 2 आरडीडी 1000। 20,000 का डेटर है, उसका 5% करो, सो 2 आरडीडी आएगा 1000। डेटर को टिक मार्क करके इनर कॉलम में लिखो। डेटर इन द इनर कॉलम 20,000 लेस आरडीडी 5% इज 1000। 20 minus 1 करो तो 19,000। 20 minus 1 करो, that is 19,000. Appreciate land and building by 20%. बोलो, by land and building how much? 5,000. लैंड एंड बिलिंग को उठा लो ओल्ड बैलेंस शीट में से, और न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिलिंग आएगा 25 + 5 30,000। चल बैलेंस शीट में फटाफट एसेट साइड में देखो कुछ रह गया क्या। बिल्स रिसीवेबल को कॉपी मारो, एज इट इज 13,000। बिल्स रिसीवेबल एज इट इज 13,000। और भी कुछ है बैलेंस शीट में? और भी कुछ है? सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज 6-7 लाइन छोड़ दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स को उठा लो 40,000। दिस इज हो गया सब एसेट लायबिलिटी। फटक से रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। टोटल का लाइन बाद में करो, पहले लिखो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको अंडरलाइन करो। नंद किशोर एंड नंदलाल, तीनों नंदी है इधर। सो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ब्रैकेट में क्या लिखते हो? डिसोल्यूशन प्रॉफिट नहीं है बाप, दिस इज रीवैल। इसके लिए बोला घर जाके दोनों चैप्टर का एक एक सम करो साथ में। सो दिस विल बी ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। एनीबडी? 1800 का प्रॉफिट है, उसको 3:1 में डिवाइड करो। 1350 एंड 450 इज करेक्ट। सो 1350 450 टोटल प्रॉफिट हो गया 1800 का। तुरंत से रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करो, और नीचे कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1350 एंड 450। ए रियलाइजेशन मत लिखो यार, कौन सा रियलाइजेशन? ये कितना स्टेप्स हो गया? 3। व्हाट इज 4th वन? कैपिटल लिखा है क्या? कितना? 20,000 का कैपिटल। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदराम्स कैपिटल अकाउंट। कहीं पे बैंक अकाउंट है आपके पास, देयर विल बी 2 नंदराम्स कैपिटल अकाउंट 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक। कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक, एंड दैट विल बी हाउ मच? 20,000 in the third column. What next everybody? Goodwill should be raised at 20,000. सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करो गुडविल है कि नहीं है। क्यों चेक कर रहे हो? ऑलरेडी तो सब टिक कर चुके हैं अपन। नहीं, स्टेप नंबर 3 में देखा है हमने, नहीं है गुडविल। सो 20,000 का गुडविल रेस करना है। एनीबडी? द जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट
to old partner capital in old ratio. So capital account में लिखो by goodwill. कैपिटल अकाउंट में एक बाय गुडविल, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड रेशियो 20,000 और ओल्ड रेशियो 3:1, 15,000 और 5,000. बोलो क्या बोलते हो? ये गुडविल को राइट ऑफ कट डालते हैं? नहीं कर सकते हो खुद से, तो क्या करोगे? कहां दिखाओगे इसका दूसरा इफेक्ट? बैलेंस शीट में गुडविल आएगा. आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, और जब तक राइट ऑफ नहीं हुआ तब तक ये बैलेंस शीट में आएगा ही गुडविल, एंड द अमाउंट इज 20,000. अब भी ये गुडविल को कौन गोली मारेगा मालूम? एनीबडी? ऑडिटर. वो ढूंढेगा ऑडिटर, बोलेगा पगले ये क्या किया है, फिर उसको राइट ऑफ करेगा. तो वो टाइम पे राइट ऑफ का एंट्री तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो टाइम पे आएगा अपन लोग खुद से राइट ऑफ नहीं कर सकते. बस हो गया क्या? और कुछ बाकी है? हो गया ना? सो कौन सा बाकी है? फिफ्थ वाला बाकी है. तो उसके लिए पहले क्या करने का? पार्ट 1 को क्लोज करो. कैपिटल अकाउंट में पार्ट 1 को क्लोज करो. सो यू विल गेट 2 बैलेंस कैरीड डाउन. क्या बोल रहे हैं? न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा इस मेथड में देता ही नहीं है. जब यह गुडविल राइट ऑफ होएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो उसका कैपिटल खुद ब खुद कम हो जाएगा. 2 बैलेंस कैरीड डाउन. साइलेंस प्लीज. क्रेडिट साइड का टोटल सादा है, सो इट विल बी 2 बैलेंस कैरीड डाउन. 49,350. ओके. फर्स्ट पार्टनर का कितना है? 49,350 फर्स्ट पार्टनर. सेकेंड 22,450, और थर्ड वाले का तो 20,000 ही आएगा. तो यह आएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन किया, तो आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट 1 क्लोज हो जाएगा. फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. देयर विल बी राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्ट 2 में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,350, 22,450 एंड 20,000. अब थोड़ा आराम से, ये जो लिखा है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके नीचे ब्रैकेट में एनीबडी एक्चुअल कैपिटल्स. नीचे, ऊपर नहीं. कुछ भी करता है रे. अबे जगह क्या नहीं है? इतना तो जगह है. ऊपर चढ़ा गया टोटल के सामने. एक्चुअल कैपिटल्स. अभी 2 लाइन छोड़ के, एक्सक्यूज मी, 2 लाइन छोड़ के डेबिट साइड में व्हाट शुड आई राइट? 2 बैलेंस कैरी डाउन. ब्रैकेट में एनीबडी प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अब मुझे बताओ कैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1. तो अभी तीनों में से बेस किसको लेने का? नहीं, ये प्रॉब्लम में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा. बोलो. नंदराम को. नंदराम का कैपिटल है कितना? 20,000, और उसका शेयर इन प्रॉफिट है 1. सॉरी, अबे डिसोल्यूशन हो गया. ये एडमिशन चालू है. तू जो कर रहा है वो एक्सेस कैपिटल मेथड कर रहा है कि तीनों में से पहले कैपिटल पर यूनिट निकालने का, और जिसका कैपिटल पर यूनिट कम रहेगा उसको बेच लेने का. ऐसा एक्सेस कैपिटल में था. यहाँ पे जो नया पार्टनर आया उसी को बेच लेना है, वरना नया पार्टनर 20,000 लेके आया, तो बेच लेगा नंद किशोर को, तो वापस नए वाले पार्टनर में या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, विच इज नॉट अलाउड. डिसोल्यूशन हो गया. नाउ द टेस्ट इज ऑन सैटरडे. प्लीज कम बैक टू एडमिशन ऑफ द पार्टनर. सो यहाँ पे, एक्सक्यूज मी,
यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको किसको बेस लेना पड़ेगा कंपल्सरीली? नंदराम को। सो बोलो, बहुत सिंपल है, ओरली हो जाएगा। 311 1 के लिए 20,000, सो कितना कितना बोलो, व्हाट इज आंसर? 60 20 20। सो लिखो द टू बैलेंस कैरिड डाउन के सामने, टू बैलेंस कैरिड डाउन के सामने आएगा 60,000 20,000 20,000। और मुझे बताओ, ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है इसको उठा के किधर ट्रांसफर करूं? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में लिखो पार्टनर्स कैपिटल्स, लायबिलिटी साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल्स, उसको अंडरलाइन करो। तीनों नंद को लिखो, नंद किशोर, नंदलाल एंड नंदाराम, तीनों का कैपिटल आएगा 60 20 20। इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में एक पेटी 1 लाख। पेटी नहीं समझते हो? समझते हो? खोखा मतलब करोड़। सो 1 लाख विल बी इन द आउटर कॉलम। प्लीज गो बैक टू योर कैपिटल अकाउंट, फोकस ऑन द नंद किशोर, द फर्स्ट पार्टनर। बोलो क्या दिख रहा है? सरप्लस है, क्यों? व्हाट इज हिज एक्चुअल कैपिटल? 49,350। चाहिए कितना? 60,000 डेफिसिट है। अब ये नहीं है डेफिसिट, पक्का बोलो यार। हाँ, अभी ये डेफिसिट को थियोरिटिकली 3 जगह पे एडजस्ट कर सकते हो। अपन ने तीनों प्रॉब्लम किए हुए हैं। एनीबडी रिकलेक्ट्स? कैश और बैंक में फर्स्ट, करंट अकाउंट सेकेंड, पार्टनर का लोन थर्ड। 3 ऑप्शन रहता है, प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ने का कि तीनों में से कौन सा दिया है। मैंने 2 बार पढ़ा, कुछ नहीं दिया है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एंड प्लीज रिमेंबर, अगर आपको मुझे एज्यूम करना है तो एक ही ऑप्शन है। एनीबडी? कैश और बैंक, एग्जैक्टली। सो बाय बैंक अकाउंट लिखो, बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट पार्टनर में, बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट पार्टनर में वो बाय बैंक के नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखना होता है। इज दिस एक्सेस कैपिटल? डेबिट साइड में वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। अबे मैं वहां तक पहुंचा भी नहीं है, मैं तो फर्स्ट पार्टनर है, मैं तो किशोर में ही अटका पड़ा है, तो लाल में चला गया। मैं फर्स्ट पार्टनर में है। सो बाय बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में डेफिसिट इन कैपिटल, बाय बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में डेफिसिट इन कैपिटल। एनीबडी? हाउ मच डेफिसिट? 10,650 आया। तुरंत से कहीं बैंक अकाउंट में चले जाओ, बैंक अकाउंट में आएगा 2 नंद किशोर कैपिटल, बैंक अकाउंट में आएगा 2 नंद किशोर कैपिटल 10,650। अभी लाल के ऊपर फोकस करो, उसका कौन सा साइड ज्यादा है? विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड। सो 2 बैंक अकाउंट। बोलो इधर 2 बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्सेस कैपिटल। सो 2 बैंक अकाउंट एक्सेस कैपिटल, मिडल कॉलम में आएगा 2450। तुरंत से बैंक अकाउंट में लिखो बाय नंदलाल कैपिटल, तुरंत से बैंक अकाउंट में आएगा बाय नंदलाल कैपिटल एंड दैट अमाउंट इज ₹2450। तीसरे पार्टनर में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मतलब आपका तीनों का कैपिटल क्लोज हो जाएगा। फटक से बैंक अकाउंट, अपना ही बैंक बैलेंस है, छोड़ के नहीं आना, अपने बाप का माल है, उधर लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह वर्किंग में पब्लिक छोड़ के आ जाता है और फिर बोलता है यार मेरा बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होता। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एनीबडी? 38,200। इसको एसेट साइड पे ट्रांसफर करो, कैश एट बैंक, एसेट साइड पे ट्रांसफर करो कैश एट बैंक एंड द अमाउंट इज ₹38,200 एंड योर बैलेंस शीट विल टैली at ₹1,40,000. 1,40,000. Question number 25. You will have to try right now.
फुल प्रॉब्लम। कोई बात नहीं करेगा प्लीज। समझ लो तुम्हारा एडमिशन का एग्जाम है आज। तुमको क्वेश्चन नंबर 25 ए टू जेड एंड तक खुद से ट्राई करना है। प्लीज यू कैन स्टॉप टॉकिंग। समझ लो ये एग्जाम है, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो, आई डोंट माइंड इट, बट प्लीज खुद से ट्राई करो। ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन एंड देन यू स्टार्ट। प्लीज कैन यू अवॉइड टॉकिंग। क्या एग्जाम में ऐसे करते हो तुम लोग? नहीं करो बात। गाली दे के बात करूंगा अभी। स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडीशन। प्लीज थोड़ा टाइम ले लो, बट ट्राई टू गेट फुल्ली राइट। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर कॉन्फिडेंस। करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है भाई। ओपनिंग करंट अकाउंट मतलब ये बोल रहा है कि जो भी एक्सेस या डेफिसिट कैपिटल रहेगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके सीधा बैलेंस शीट में लेके जाओ। सचमुच सीधा करंट अकाउंट थोड़ी ओपन करना है। अब वो लायबिलिटी में जाएगा कि एसेट में जाएगा मुझे नहीं मालूम। दैट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एक्सेस कैपिटल तो लायबिलिटी में जाएगा, डेफिसिट रहेगा तो एसेट में जाएगा। स्टेप नंबर 4 तक हो गया। 4 तक करो। स्टेप नंबर 5 गुडविल। आई विल स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑन दैट। स्टेप नंबर 2 में कुछ है क्या? क्या क्या है? एक ही है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनीबडी? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑफ रुपीज। स्टेप नंबर 4 तक करके प्लीज वेट करो। What you done with that rent receivable will appear in new balance sheet or no? Which side? It is which one? It is called what? Yes, current asset, but it is which? Unrecorded asset. We will discuss. वही तो बोला स्टेप नंबर 4 तक करो फिर रुक जाओ, थोड़ा गुडविल पे बात करेंगे। एवरीबडी डन विथ स्टेप नंबर 4? लास्ट 1 मिनट। चलो अब 1-2 मिनट प्लीज सुन लो। जिधर तक भी तुम पहुंचे रहोगे स्टॉप राइटिंग वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ગુજરાતીમાં કે લખવાનું છોડી દે। बैलेंस शीट में गुडविल है कि नहीं है? ओल्ड बैलेंस शीट में कैन ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग। जहां भी और रुक जाओ, 5 मिनट बात करते हैं फिर कंटिन्यू करो। ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल कितना दिया है? 66,000 और एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट 75,000। प्लीज ध्यान से मेरे क्वेश्चन सुनना फिर आंसर देना। विच मेथड ऑफ गुडविल? वैल्यूएशन मेथड। अगर वैल्यूएशन मेथड है तो क्या इस गुडविल जो पुराना वाला 66,000 गुडविल है उसको मैं राइट ऑफ करूं कि राइट ऑफ नहीं करूं? कौन से मेथड में अपन राइट ऑफ करते थे? प्रीमियम मेथड। डू यू रिकलेक्ट? ये वाले मेथड में राइट ऑफ करूं कि नहीं? क्यों नहीं? नॉट लाइक दैट। ये मेथड है क्या? ये मेथड में अब गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। दो रॉन्ग, मैं मानता हूं वो गलत है लेकिन रिकॉर्ड तो करते ही हो। तो कितना रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है
और कितना रिकॉर्ड अभी हमें करना है? 9,000, क्योंकि 66,000 तो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है। उसका मतलब आज से 2-4 साल पहले कभी भी इन्होंने ये 66,000 शायद बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। और आज का गुडविल का वैल्यू कितना है? 75,000। मतलब समझो ये नहीं होता तो, समझो ये 66 अगर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं? पूरा 75,000 को आज ही रिकॉर्ड करेंगे, बट इन्होंने 66 तो पहले से रिकॉर्ड कर दिया है। सो हाउ मच गुडविल विल यू रिकॉर्ड टुडे इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट is only 9,000. So can you frame the journal entry for that? Goodwill account debit to old partners in old ratio. But how much? बिकॉज 66,000 के लिए भी इन्होंने वही एंट्री पास किया रहेगा। आज से 12 महीने पहले, 2 साल पहले जब इन्होंने ये 66,000 को बुक्स में रिकॉर्ड किया था, दे वुड हैव पास द सेम एंट्री। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। 66 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं बस रिमेनिंग 9,000 ही रिकॉर्ड करेगा, विच इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, एंड दैट इज 9,000। ध्यान से सुनना, इट इज नॉट ओवर। Now, will you write off this goodwill on your own or no? No. So, how much goodwill will appear in our balance sheet? 75,000. 66 तो पहले से था, जो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है। बाकी का 9,000 मैंने अभी रिकॉर्ड किया, उसको मैं खुद से राइट ऑफ नहीं कर सकता, तो 75,000 पूरा आएगा बैलेंस शीट के अंदर। समझो, राइट ऑफ करने के लिए बोला होता तो कितना राइट ऑफ करोगे? फुल 75,000। पुराना 66 भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, अभी वाला 9,000 भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। पूरा का पूरा 75 आपको राइट ऑफ करना है, बट ये राइट ऑफ का एंट्री आप खुद से नहीं कर सकते हो, इन वैल्यूएशन मेथड। कौन सा मेथड है जिसमें बैलेंस शीट का गुडविल कंपल्सरीली राइट ऑफ करना है? प्रीमियम मेथड। तो प्लीज दो मेथड को मिक्स नहीं करो। प्रीमियम मेथड में गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड ओनली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर गलती से ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहेगा, तुरंत से राइट ऑफ करने का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये वाले मेथड में तो गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, खाली फर्क क्या है, 75 में से 66 इन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, सो आई विल रिकॉर्ड ओनली रिमेनिंग 9,000। सो बोलो एवरीबडी, व्हाट्स योर एंट्री वंस अगेन फॉर गुडविल? Goodwill account debit to old partner in old ratio, but how much the amount? 9,000. So capital account में लिखो by goodwill. By goodwill लिखा, उधर मुझे 2 ब्रैकेट चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो लिख सकते हो, एंड सेकेंड ब्रैकेट में 75,000 माइनस 66,000। सो आपको डिफरेंस मिलेगा 9,000, और उस 9,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, which is 4:1. Anybody, how much? 7,200 and 1,800. तुरंत से गुडविल किधर दिखाने का एवरीबडी? बैलेंस शीट में। व्हाट वैल्यू? 75,000. सो बैलेंस शीट में आएगा गुडविल 75,000। अब इस 75 को इवेंचुअली गोली मारना ही पड़ेगा, लेकिन कौन मारेगा ये गोली? ऑडिटर। जब ऑडिटर आएगा तो बोलेगा ये गलत है, ये AS 26 के अगेंस्ट है, इसको राइट ऑफ करो। प्लीज कंटिन्यू एंड नाउ ट्राई एंड कंप्लीट द फुल प्रॉब्लम। सब हो जाएगा तो कैपिटल अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2 करना ही पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो। आराम से करो, बट मेक श्योर यू गेट दैट फुल्ली राइट। आपको कैपिटल अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर इज टू बी इन न्यू रेशियो। ये सुवर्णा का शेयर कितना लिया इन्होंने? 20% शेयर बोला, इज मैथमेटिकली 1/5। हाउ मच इज द न्यू रेशियो एनीबडी? 16:5. So total is 25.
हो गया तेरा? एक्सेस कैपिटल बोल। दैट इज राइट। और बैलेंस शीट का टोटल? परफेक्ट। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझो बाय में होता तो, अगर डेफिसिट होता तो एसेट साइड में जाता। सो इधर है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्सेस कैपिटल, और वो एक्सेस कैपिटल के लिए करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधा करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे जाएगा। एक्सेस कैपिटल, बिकॉज इट इज एक्सेस कैपिटल, इट इज पेएबल इन फ्यूचर, तो ये करंट अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अगर डेफिसिट होता देन इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो ये एसेट साइड में जाता। How much is your bank balance? Yeah, so that is the end of your 12th standard problems. We are taking half an hour break and then we will start with CA foundation problems. Yeah, so it is 11:15 और 5 मिनट में प्रॉब्लम कंप्लीट करो जिनका नहीं हुआ है। So we will meet at 11:50. 5 मिनट जिनका प्रॉब्लम नहीं हो गया वो करो कंप्लीट, and then we have half an hour break. So this is the end of 12th standard problem. अभी अपन CA फाउंडेशन के प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 239। अरे यार छोड़ना, अभी उसकी बुआ ने जो नाम रखना था रखा यार, अब तेरे को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू स्टॉप टॉकिंग? चलना भाई, 4 ही प्रॉब्लम है, थोड़ा स्पीड करो तो 130 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेट क्यों ड्रॉ करते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता जब टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। इट्स ओके, योर चॉइस, दैट्स ओके। कैन यू गो टू पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 239। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। यू आर इन CA फाउंडेशन, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यू कैन ब्रिंग दैट मैजिकल इंस्ट्रूमेंट आउट। क्या चाहिए आपको, बोलना क्या चाहिए। AC स्टार्ट करना है, करना, करना। क्या तुम लोग फायदा उठा रहे हैं क्या उधर बैठा है तो? सबने उतना ही फीस भरा है। एक्सक्यूज मी, बोलो एनीथिंग डिफरेंट, एनीथिंग न्यू दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड प्लीज। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? दिया है क्या? किधर दिया है? इक्वली। न्यू रेशियो दिया है कितना? फिर है ना वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड पे नंबर 8 लिख दो। देयर इज एडजस्टमेंट नंबर 8 ऑन वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड। चलो पहले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं।
you are required to prepare necessary account. necessary account word आया तो तीनों अकाउंट करना ही पड़ेगा. which is the first account everybody? revaluation account. second one, partners capital account. third one, बैंक अकाउंट. तो जब नेसेसरी अकाउंट बोला तो तीनों अकाउंट विल बी द पार्ट ऑफ योर फेयर आंसर. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बैलेंस शीट बोला है, उसके बाद वर्किंग में रेशियो टेबल आएगा. ये सब फॉर्मेट आपको दिया हुआ है. प्लीज कंप्लीट रेशियोस टेबल. दोनों रेशियो दिया है. ओल्ड रेशियो इज 1:1, न्यू रेशियो इज 3:2:1. So very straightforward and simple. बोलो फर्स्ट पार्टनर ए का सेक्रीफाइस है कि गेन है? क्यों नहीं है मालूम? इक्वली मतलब ओल्ड रेशियो कितना था उसका? ओल्ड शेयर कितना था? 1/2. और न्यू शेयर कितना है? 3/6. बोथ इज वन एंड द सेम. पहले 1/2 था मतलब 50% प्रॉफिट उसको मिलता था. अभी 3/6 है मतलब अगेन उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा. सो नो सेक्रीफाइस नो गेन फॉर द फर्स्ट पार्टनर. सो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस बी ने ही किया रहेगा. हाउ मच इज द सेक्रीफाइस मेड बाय बी? 1/6. एंड नाउ व्हाट इज द गेन ऑफ सी? ऑब्वियसली 1/6. वी ऑलवेज वेरीफाई that the total sacrifice and total gain should always be the same. चलो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वे. तो स्टार्ट करते हैं. दोनों कैपिटल को टिक मार्क करो. कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्लीज थोड़ा स्पीड चाहिए. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड 2 लाख. तुरंत से बैलेंस शीट में टिक मार्क कर दो. बैंक अकाउंट में आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक अकाउंट में आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,200. बैंक को भी टिक मार्क करो. दिस इज द एंड ऑफ योर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में जनरल रिजर्व को टिक मार्क करो. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई जनरल रिजर्व. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई जनरल रिजर्व. विच रेशियो? Old ratio. Old ratio is how much? 1:1, 90,000 each. 90,000 in the first and second column, nothing in the third column. अब ये वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड के बारे में कुछ दिया है. वैसे ये भी रिजर्व ही है. वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड इज ऑल्सो रिजर्व. नीचे लिखा हुआ है देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्क्समैन. व्हाट डज दिस मीन? पूरा का पूरा 60,000 क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. स्टॉप राइटिंग. 2-3 ऑप्शन बता देता हूं, ध्यान से सुनना. प्लीज स्टॉप राइटिंग. वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड आपको 60,000 दिया हुआ है. 3 ऑप्शन पॉसिबल है एग्जाम में. तीनों में से कोई भी आ सकता है. ऑप्शन नंबर 1, कैन यू स्टॉप राइटिंग? बहुत प्रॉब्लम है तुम लोग की लाइफ में. सो फर्स्ट वन इज नो लायबिलिटी. ये नो लायबिलिटी इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड दिया रहेगा देयर इज लायबिलिटी ऑफ से 48,000. ऐसा प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि देयर इज अ कॉम्पनसेशन पेएबल टू द वर्कर एंड द अमाउंट इज 48,000. थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 85,000. ऑब्वियसली लायबिलिटी का मतलब होता है कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह आपके वर्क फैक्ट्री में हुआ रहेगा और उसकी वजह से इंजर्ड वर्कर को आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑल टुगेदर. प्लीज फोकस ऑन ईच ऑफ द 3. फर्स्ट वन इज नो लायबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नो लायबिलिटी? एंटायर 60,000, full amount of 60,000 should be treated as reserve. इसको रिजर्व करके ट्रीट करो तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पूरा का पूरा 60,000
पूरा का पूरा 60 आप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बिकॉज देर इज नो लायबिलिटी, एंड बिकॉज देर इज नो लायबिलिटी पूरा का पूरा 60,000 इज योर रिजर्व, एंड दैट रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। अब समझो दिया हुआ 48,000 का लायबिलिटी है, सो क्या करना पड़ेगा? जो 48,000 का आपका लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को उठा के न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देने का। बिकॉज 48,000 लायबिलिटी है तो 48,000 आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, एंड बिकॉज 48,000 इज पेएबल इन द फ्यूचर, तो ये पूरा का पूरा 48 आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 12,000 नाउ? दिस इज रिजर्व एंड देयरफॉर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो 60,000 का दो टुकड़ा करना पड़ेगा। आउट ऑफ 60,000 48,000 इज अ लायबिलिटी, मतलब कोई ना कोई वर्कर इंजर्ड हो चुका है और हमें उसको 48,000 पे करना है। तो वो 48,000 आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो आपको वर्कर को पे करना रहेगा। सो दैट 48,000 विल गो इन योर न्यू बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, और बाकी का जो एक्सेस फंड है तुम्हारे पास विच इज 12,000, that 12,000 should be distributed amongst the old partners in their old ratio. So first वाले केस में पूरा 60,000 का रिजर्व, सेकंड वाले केस में खाली 12,000 का रिजर्व। अभी थर्ड बताओ, 85,000 का लायबिलिटी। अब क्या करूं? 25,000 क्या करूं? लॉस हुआ तो किधर किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 25,000 का लॉस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज योर रिजर्व इज ओनली 60,000 बट लायबिलिटी इज एक्चुअली 85,000। तो ऊपर का जो 25,000 है वो लॉस है, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, और पूरा का पूरा 85,000 लायबिलिटी ये आपका न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। 85,000 जीरो रिजर्व, पार्टनर में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा, क्योंकि 60,000 का रिजर्व है, सामने 85,000 पे करने का है, तो पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज लायबिलिटी इज मोर देन द रिजर्व। तो जो 25,000 का डिफरेंस है ये तुम्हारा लॉस है, उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो, और जो 85,000 का लायबिलिटी है दिस विल गो इन द न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हेलो, इज दिस क्लियर? चौथा ऑप्शन भी क्रिएट कर देता हूं, नो इंफॉर्मेशन। बोलो, नो इंफॉर्मेशन रहेगा, देन इट इज सेम एज विच वन? फर्स्ट केस। या तो आपका केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है देन डिफॉल्ट में केस नंबर 1 आएगा। नो इंफॉर्मेशन मतलब नो लायबिलिटी, एंड इफ इट इज नो लायबिलिटी एंटर्ड 60,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दिस क्लियर एवरीबडी? या तो कहीं पे एक फ्रेश पेज पे चले जाओ। फ्रेश पेज है कि नहीं है? फ्रेश वाला पेज है। अभी अभी स्नान किया रहेगा, पाउडर परफ्यूम डाला रहेगा, एकदम फ्रेश वाला पेज, उधर चले जाओ। देयर यू राइट डाउन वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड 60,000। प्लीज राइट डाउन एवरीबडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फ्रॉम फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड 60,000, ब्रैकेट में लिखो रिफर क्वेश्चन नंबर 1 पेज 239। refer question number 1 page number 239, underline that। नेक्स्ट लाइन लिखो केस 1। केस 1 में आएगा नो लायबिलिटी। केस 1 लिखो एवरीबडी, नो लायबिलिटी। थोड़ा स्पीड चाहिए, सो नो लायबिलिटी को प्लीज अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो एंटायर रिजर्व ऑफ 60,000, entire reserve of rupees 60,000 to be distributed to old partners in old ratio, old partners in old ratio। एक लाइन छोड़ के आएगा केस 2।
if liability is rupees 48,000 as given, if liability is rupees 48,000 as given, उसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन में लिखो ए. बोला अभी इस वाले ऑप्शन में मैं डिस्ट्रीब्यूट कितना करेगा? only 12,000. Do you agree everybody? So write down distribute balance reserve of 12,000. Distribute balance reserve of 12,000. ब्रैकेट में डबल ओ लिख दो. व्हाट इज डबल ओ? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. बी बोले एनीबडी यहाँ पे और मुझे क्या करना पड़ेगा? शो रुपीज 48,000. शो रुपीज 48,000 लायबिलिटी इन न्यू बैलेंस शीट. एक लाइन छोड़ के आएगा लास्ट वन. केस 3. What is case 3? If liability, anybody, is rupees 85,000. If liability is rupees 85,000, underline that. Next line A. Anybody? क्या करूं बताओ? दो इफेक्ट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? कितना? So write down debit loss of rupees 25,000. Debit loss of rupees 25,000 in a revaluation account. Debit loss of rupees 25,000 in a revaluation account. Next आएगा B. What will be this? Show rupees 85,000 liability in new balance sheet. Show rupees 85,000 liability in new balance sheet. नीचे एक नोट लिख दो. Follow case 1 if no information is given. Follow case 1 if no information is given. चलो सॉल्यूशन में आ जाओ. तो बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 60,000 का क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो बाय वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड. मतलब जैसे अपन ने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो बाय वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड 60,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो. 30,30. 30,000 इन द फर्स्ट कॉलम, 30,000 इन द सेकेंड कॉलम. चलो तो स्टेप नंबर 1 हो गया मेरा. स्टेप नंबर 2 भी हो गया. व्हाट इज स्टेप नंबर 3 एवरीबडी? रिवैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन नंबर 5 एक ही है क्या? 6 दो ही है क्या? 7. सो 5, 6, 7 तीनों इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन का है. फैक्ट्री बिलिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. बोलो क्विकली. बाय फैक्ट्री बिल्डिंग. कैलकुलेटर अलाउड है. सो 20% ऑफ योर 4,78,000 95,600 आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. फैक्ट्री बिलिंग को टिक मार्क करो और फैक्ट्री बिलिंग को लेके जाओ न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. चलो ये सब बहुत मैकेनिकल है यार. सो फैक्ट्री बिलिंग को न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में लेके जाओ. कैलकुलेटर है तुम्हारे पास. 4,78,000 प्लस 95,600 5,73,600. नेक्स्ट इन्वेंटरी को टिक मार्क करो. इन्वेंटरी इज रीवैल्यूड एट 70,000. बोलो क्या लिखूं? टू इन्वेंटरी देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 7740. लॉस ऑफ रुपीज 7740. इन्वेंटरी को टिक मार्क करो. न्यू बैलेंस शीट में करंट एसेट में लेके जाओ इन्वेंटरी और बैलेंस शीट में इन्वेंटरी का अमाउंट आएगा 70,000.
नेक्स्ट है मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. करो प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क करो. क्या लिखूं? बाय प्लांट एंड मशीनरी 68,200, 3,41,000 का 20%. और प्लांट एंड मशीनरी को उठा के न्यू बैलेंस शीट में लिखो. एनीबडी? 4,09,200. आपका मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया. फिर दिया ऑफिस फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 50,000. बोलो क्या लिखूं? टू ऑफिस फर्नीचर 5850, टू ऑफिस फर्नीचर है 5850. ऑफिस फर्नीचर को लेके जाओ न्यू बैलेंस शीट में एट अ रिवाइज वैल्यू ऑफ ₹50,000. Next is you have to be slightly careful of the trade receivables. 3,210 are bad. तो इतना पैसा तो आपका पक्का डूब गया. What should I write? To what? ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट. बैड डेट्स रहेगा तो आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल इज नथिंग बट योर सन्ड्री डेटर्स. टेक्निकली इट इज डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल बोथ. आप इसको भी डेटर समझ के चल सकते हो. सो टू ट्रेड रिसीवेबल है आपका 3,210. अब क्या करो? ट्रेड रिसीवेबल को पहले टिक मार्क करो, उसको न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ ट्रेड रिसीवेबल्स. बट प्लीज राइट दैट इन द इनर कॉलम. एनीबडी? ट्रेड रिसीवेबल हाउ मच इन द इनर कॉलम? 1,40,000 एग्जैक्टली. उसको इनर कॉलम में 1,40,000 लिखो. अब आपको दिया हुआ है 5% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. कैन यू टेल मी दिस 5% ऑफ व्हाट फिगर? 1,40,000. बैड डेट माइनस करने के बाद जो डेटा बचेगा उसका 5% इज हाउ मच? सॉरी 7,000 है आरडीडी. और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, दिस इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज पीएफडीडी. तो उसको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करो एसेट साइड में. 1,40,000 में से 7,000 गया, 1,33,000. बस इसके बाद अभी क्या वेरीफाई करते हैं अपन लोग? देखो कुछ बच गया क्या? एसेट साइड के हो गया पूरा? एसेट साइड में कुछ बाकी है क्या? नहीं बाकी है. लायबिलिटी साइड में कुछ बाकी है? 2 बाकी है. सो वो दोनों को कॉपी करो. टर्म लोन फ्रॉम आईडीएफसी बैंक, एक्सक्यूज मी, टर्म लोन फ्रॉम आईडीएफसी बैंक इज 2,78,000. ट्रेड पेएबल्स आर 1,22,000. ये दोनों में कोई चेंज नहीं है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लियरली तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करो. दिस टाइम इट इज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सो इट इज अल्फा एंड बीटा. एनीबडी? प्रॉफिट हाउ मच? एग्जैक्ट आ रहा है? $147 एग्जैक्ट 1,07,000 आरडीडी लिखा है कि नहीं लिखा है? एग्जैक्ट 7,000 आरडीडी नहीं लिखा तूने, वो लिख 2 आरडीडी 7,000. सो एग्जैक्ट 1,40,000 आएगा. तुम्हारा ओल्ड रेशियो है 1:1. तुम लोग आगे कर रहे हो तो मत करो, एटलीस्ट बात मत करो आगे कर रहे हो तो. सो 1,40,000 को प्लीज ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो 1:1. सो इट विल बी 70,000 70,000. आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा. कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 70,000 70,000. तो ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया. दैट इज द एंड ऑफ योर
Step number 3. Step number 4 is about capital. कहीं पे दिया हुआ है how much capital he has brought. 2,50,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू गामास कैपिटल अकाउंट. कहीं पे बैंक अकाउंट में जाके लिखो टू गामास कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट में आएगा टू गामास कैपिटल अकाउंट. द अमाउंट इज रुपीज 2,50,000. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक अकाउंट. इन द लास्ट कॉलम 2,50,000. प्लीज स्टॉप राइटिंग. ये कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4. प्लीज स्टॉप राइटिंग. ये 1 2 3 4 है ना, ये फुल टू टाइम पास है. आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज. मतलब वो 12th रहेगा कि वो सीए फाउंडेशन रहेगा. एब्सोल्युटली सेम, एब्सोल्युटली मैकेनिकल. Very difficult to commit the mistake in this first 4 steps. You have to be of a different caliber of student to commit the mistake in this. Asset का वैल्यू बढ़ गया नहीं कम हो गया नहीं, सब literally very simple. But अभी step number 5 is where you have to be very very careful, because you are a grown up child now and you are already in CA foundation. Up to 11-15 you were a small babu in the 12th standard. Now you have grown up suddenly after the break and you are in CA foundation. और CA foundation actually 12th से बहुत सिंपल है, क्योंकि 12th में एब्सर्ड मेथड है. इधर कुछ एब्सर्ड है ही नहीं. CA फाउंडेशन गुडविल में फंडामेंटल लॉजिक ही चलता है. देख अभी गुडविल का आपको वैल्यू दिया हुआ है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख. तो क्या करूं? ये डायलॉग है ना, ये डायलॉग, अगर ये डायलॉग 12th में दिया रहता ना 12th में, तो ये वैल्यूएशन मेथड हो जाएगा कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, तो ये वैल्यूएशन मेथड हो जाएगा. बट मैं तो बड़ा हो गया. आई एम नाउ इन द सीए फाउंडेशन. सीए फाउंडेशन में तो वैल्यूएशन मेथड ही नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन मेथड इज एब्सर्ड. इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ AS 26. देख डायलॉग सेम है, एग्जैक्टली सेम डायलॉग. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख. लेकिन गलती से भी वो 12th वाला एब्सर्ड मेथड फाउंडेशन में मत कर देना. 3-4 बार फेल करेगा वो, तुमको आगे ही नहीं बढ़ने देगा. He'll get very angry on you, because as a future chartered accountant you are expected to know the provisions of accounting standard. तो यहाँ पे एक ही एंट्री पॉसिबल है, बिकॉज वी आर इन सीए फाउंडेशन. एक ही फंडामेंटल एंट्री है जो बहुत बार मैं करवा चुका हूँ. एवरीबडी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. एग्जैक्टली. सो रेशियो के टेबल में जाके देखो, एक ही गेनिंग पार्टनर है और एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. सो प्लीज टेल मी, इफ इट इज गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हु इज द गेनिंग पार्टनर? इज गामा ऑब्वियसली. एंड हु इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? तो तुम्हारे जर्नल एंट्री में अल्फा आएगा ही नहीं, because alpha is neither gaining partner nor sacrificing partner. So anybody can frame a very simple journal entry. Gamma's capital account debit to beta's capital account. So लिखो capital account के debit side में to beta's capital account. Capital account के debit side में to beta's capital account. Now be very careful. Should I write 3 lakh? So 3 lakh का 1/6 exactly. So bracket में चाहिए तो दिखा दो. It is 1/6 of 3 lakh. So last column है तुम्हारा गामा का, उसमें आएगा कितना? 50,000. अब इसका दूसरा इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? सेम अकाउंट में आएगा. क्या लिखोगे आप? बाय व्हाट? Gamma's capital account. Your journal entry is Gamma's capital to Beta's capital. So Beta के capital में आएगा by Gamma's capital account. And can you tell me which column would you write? Beta column में आएगा कितना? 50,000. वही आएगा 1/6. 50,000. Please stop writing. My last question to you.
ध्यान से सुनना प्लीज. Has Gamma brought cash for goodwill or no? Definitely yes. Anybody, how much? 50,000. How much has he brought for capital actually? Only 2 lakh. क्योंकि तुम उसके कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखो, पहले वो 2.5 लाख का कैपिटल लेके आया, उसमें से तुमने उसके कैपिटल अकाउंट को 50,000 से तो डेबिट कर दिया, बिकॉज ही इज अ गेनिंग पार्टनर. तो तुम जब ये कैपिटल अकाउंट को बंद करोगे तो उसका 2.5 लाख का कैपिटल बचेगा ही नहीं. 2.5 में से 50 तो एडजस्ट हो गया, मतलब एक्चुअली 2 लाख ही कैपिटल है. बाकी का जो 50 है वो कैपिटल बोल रहे हैं वो लोग, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उसका कैपिटल एक्चुअली बचेगा खाली 2 लाख, बाकी का तो उसका गुडविल के सामने एडजस्ट हो गया. या आई थिंक इट इज द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. और कुछ बचा नहीं है. सो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो. टू बैलेंस कैरिड डाउन. कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो. टू बैलेंस कैरिड डाउन. यूज योर कैलकुलेटर प्लीज. फर्स्ट पार्टनर का कितना है? 4,90,000. फर्स्ट पार्टनर का 490. सेकंड पार्टनर का 440. और आप ध्यान से देखना, गामा के कैपिटल में 2.5 लाख बचेगा ही नहीं. बोलने के लिए 2.5 लाख कैपिटल लेके आया, 50 तो तुरंत एडजस्ट हो गया, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग ही हैज ब्रॉट ओनली 2 लाख एज अ कैपिटल. बस ये तीनों को लेके जाओ लायबिलिटी साइड में. तीनों को लायबिलिटी साइड में लेके जाओ. दैट इज 11,30,000. लायबिलिटी साइड में आएगा 11,30,000. पार्टनर्स कैपिटल अल्फा बीटा गामा तीनों इनर कॉलम में. फिर बैंक अकाउंट प्लीज क्लोज करो. अपना ही पैसा है, छोड़ने का नहीं. बाय बैलेंस कैरिड डाउन हाउ मच? 2,94,200. दो ही एंट्री है ना उसमें. 44,200 का ओपनिंग बैलेंस है और 2.5 लाख वो लेके आया. सो दोनों का टोटल करो. 2,94,200. दिस विल गो इन योर न्यू बैलेंस शीट. न्यू बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है 2,94,200. and therefore your balance sheet has no choice. It has to tally at rupees 15,30,000. 15 मिनट मिलेगा फाउंडेशन में ये सम के लिए. 15 मिनट. ऑन अ हायर साइड 20 मिनट्स. उधर फॉर्मेट ड्रॉ करके नहीं देते अनफॉर्चुनेटली. सो 20 मिनट मतलब तुम्हारा स्पीड कितना होना चाहिए सोचो. कोई भी पॉइंट में अगर बैठ के सोचना पड़ा तो तुम्हारा 20 मिनट में होएगा ही नहीं. दैट्स हाउ यू टू प्रिपेयर इट सो परफेक्ट कि फटाफट 20 मिनट में बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. $15,30,000 आया बैलेंस शीट का टोटल. 15,30,000. As we quickly go to question number 2, page number 241. Silence please. Please read question number 2, page number 241. Please read the problem very carefully. Avoid talking. These are CA फाउंडेशन प्रॉब्लम्स. प्लीज ध्यान से पढ़ो. प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ो. रेशियो टेबल कंप्लीट करो. दैट इज मैकेनिकल. आई थिंक ओल्ड रेशियो के साथ में और भी कुछ दिया है, शायद न्यू रेशियो दिया है. ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है 60:40. न्यू रेशियो कहीं पे दिया है 35:25:40. सो योर रेशियो टेबल इज वेरी सिंपल. अबे न्यू रेशियो दिया हुआ है, और कितना न्यू रेशियो करेगा. क्वेश्चन पीछे भी है, इतना मिनी प्रॉब्लम थोड़ी है. पीछे क्लियर तो न्यू रेशियो दिया है 35:25:40. रेशियो टेबल हुआ क्या? फर्स्ट पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है?
25/100, सेकेंड पार्टनर का सेक्रीफाइस 15/100, थर्ड पार्टनर का गेन। ये सेक्रीफाइस और गेन सीए फाउंडेशन में बहुत वाइटल है, बिकॉज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फाउंडेशन में कोई और मेथड है ही नहीं, एक ही मेथड है। तो उधर तुमको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों चाहिए। दैट्स व्हाई फाउंडेशन में दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो टेबल में गलती किया तो तुम्हारा गुडविल रॉन्ग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीबडी इन द यूजुअल वे। राइट ओपनिंग बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल है 1,20,000, सेकेंड पार्टनर का कैपिटल है 80,000। फिर वर्किंग नोट में अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश या बैंक दिया है कि नहीं दिया है। डज दैट मीन कि ये लोग के पास बैंक बैलेंस है ही नहीं? क्या लगता है तो कहाँ है? करंट एसेट के अंदर। ऑब्वियसली योर बैंक बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट, लेकिन मैं वर्किंग में अभी अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करूं, कैश करूं कि बैंक करूं? क्योंकि बैलेंस शीट देख के तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज रॉन्ग। करंट एसेट नहीं कर सकते, उसमें स्टॉक डेटा और सब भी रहते हैं। कैश अकाउंट, बिकॉज थर्ड लाइन में दिया हुआ है गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल। फोर्थ लाइन के एंड में दिया है गुरु विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। दो जगह पे कैश वर्ड यूज किया है, तो आपको वर्किंग नोट में कैश अकाउंट बनाना है। बट उस कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 0 आएगा ऑब्वियसली। मे बी देयर इज नो कैश बैलेंस, सो कैश अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं आएगा। चलो ये हो गया स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? वंस अगेन इज रेशियोज एंड ओपनिंग बैलेंस। स्टेप नंबर 2 चेक करो एवरीबडी है कि नहीं है? नहीं है। देयर आर नो रिजर्व्स, there are no reserves on the liability side, there are no accumulated losses on the asset side। तो स्टेप नंबर 2 अपना निकल गया। स्टेप नंबर 3 इज रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के लिए आपको पीछे कहीं पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सो पीछे जाके चेक करो। कहीं पे देखो दिया हुआ है इट वॉज डिसाइडेड टू revalue the assets on 31st March as follows। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट 4 लाख। बोलो क्या लिखूं? बाय फिक्स्ड एसेट 1 लाख। 3 लाख वाला फिक्स एसेट तुम्हारा 4 लाख हो गया। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा बाय फिक्स्ड एसेट 1 लाख। फिक्स्ड एसेट को ओल्ड बैलेंस शीट में से टिक मार्क करो और ये न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा फिक्स्ड एसेट and the amount will be rupees 4 lakh। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू 0। स्टॉप राइटिंग, थोड़ा बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? साला ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू 0 हो गया? शेयर्स रहेगा, लेकिन यार शेयर्स का वैल्यू 0 कब होता है? एनीबडी नोस? व्हेन दैट कंपनी फाइल्स फॉर बैंकरप्सी। मतलब कोई कंपनी अगर बुरी तरह इंसॉल्वेंट हो गया तो शेयर होल्डर का पूरा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? हिज आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आर मोर देन द एसेट। सो अगर आउटसाइडर लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, तो शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा ही नहीं। और अगर आपने वो कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। एनीबडी एनी अदर पॉसिबिलिटी कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया रहेगा ना, उसका वैल्यू 0 हो गया?
प्रॉपर्टी में किया रहेगा और उस प्रॉपर्टी के ऊपर एयर इंडिया का फ्लाइट गिर गया रहेगा और प्रॉपर्टी पूरा कोलैप्स हो गया रहेगा और उसका वैल्यू जीरो हो गया और तुमने उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी नहीं लिया, वरना तो इंश्योरेंस लिया रहता है तो मिल जाता है। सो अर्थक्वेक हो गया, प्रॉपर्टी पूरा तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया, तुमने वो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया था, डिस्ट्रॉय हो गया ना, अनफॉर्चुनेटली आपने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो जीरो का एक ही मतलब होता है, या तो उसका मार्केट वैल्यू जीरो हो गया, या तुमने ऐसा गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया रहेगा और गोल्ड रात को था ने सुबह नहीं है तो भी उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ? चोरी हो गया ऑब्वियसली। तो क्या वरना सारा जीरो कैसे होएगा यार, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। सो देयर आर वेरियस रीजंस क्यों इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एनीवे चलो 50,000 वाला जीरो हो गया, पूरा 50,000 अपना लॉस है। बोलो व्हाट वुड यू राइट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट? जो इन्वेस्टमेंट आएगा आपका 50,000 ओल्ड बैलेंस शीट में टिक मार्क करो। टेल मी, विल दिस इन्वेस्टमेंट अपीयर इन योर न्यू बैलेंस शीट? डेफिनेटली नो। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट, चेक करो प्लीज। टू करंट एसेट, कितना लॉस है? इसका मतलब मालूम है ये करंट एसेट के अंदर क्या नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा करंट एसेट है कैश और बैंक, उसका रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता। करंट कैश और बैंक का तो जो बुक वैल्यू रहता है वही कैश और बैंक का करंट वैल्यू रहता है। मे बी दे डोंट हैव कैश और बैंक, तो ये बाकी का जो 2 लाख का करंट एसेट है वो 180 हो गया। तो करंट एसेट को टिक मार्क करो और टिक मार्क करके उसको न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ। करंट एसेट विल बी 1,80,000। चौथा है लोन्स एंड एडवांसेस। बोलो 2 में आएगा कि बाय में? कहीं पे नहीं आएगा ऑब्वियसली। सो एज इट इज उसको उठा के न्यू बैलेंस शीट में डाल दो। लोन्स एंड एडवांस इसको टिक मार्क करो एंड एज इट इज 1 लाख का 1 लाख ही है, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको उठा के न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो लोन्स एंड एडवांसेस। और भी कुछ ट्रांसफर करना है क्या? एनीथिंग एल्स इन द बैलेंस शीट? लॉन्ग टर्म लोन एंड करंट लायबिलिटी, ये दोनों में भी कोई चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एंड करंट लायबिलिटीज, ये दोनों में कोई चेंज नहीं है। सो लॉन्ग टर्म लोन ₹2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज ₹2,50,000, उसको एज इट इज आप ट्रांसफर कर सकते हो इन योर न्यू बैलेंस शीट। यू कैन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट है, सो इट इज 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्रेडिट साइड ज़्यादा है सो 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गोपाल गोविंद ब्रैकेट में लिखने का डिसोल्यूशन लॉस। अच्छा ठीक है यार, तो ट्राई कर रहा था। रिवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट। नो, मैं शाम को 8 तक ले सकता है, ये चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर के 4 सम भी कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा चैलेंज नहीं कर। सो चलो आपका कितना 18 और 12 आ गया ना, 3:2 है। 60 एंड 40 इज एक्चुअली 3:2। तो 18,000 और 12,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नीचे कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन 18,000 एंड 12,000। ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है बोलो एवरीबडी? हेलो, स्टेप नंबर 4 कैपिटल। कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो? 1 लाख का कैपिटल लेके आया, कैश में लेके आया, रोकड़ा रोकड़ा अपने पास रोकड़ा नहीं है, 1 लाख रुपया लेके आया। बोलो व्हाट्स योर सिंपल जर्नल एंट्री? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। कहीं पे वर्किंग में कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में आएगा टू गुरुज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 लाख। और कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट। क्या हो गया? तो चालू करो, मैं क्या करूं? सो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट, थर्ड कॉलम गुरु का है, देयर यू विल राइट एवरीबडी प्लीज 1 लाख। समझो एग्जाम में ये 10 मार्क का प्रॉब्लम है, तो यहां तक किया तो पूरा 1.5 मार्क मिल जाएगा तुमको।
हाँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज मेन एडजस्टमेंट इज गुडविल, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आपको गुडविल वैल्यू भी करना है। अरे टेंशन मत ले, अगर ये Recording in महाराष्ट्र बोर्ड होता progress. तो 10 में से 7 मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी एनकरेजिंग, बट सीए फाउंडेशन फालतू को मार्क देता ही नहीं है। तुमने अगर ये प्रॉब्लम पढ़ा है तो मेरे को कोई बताएगा ये प्रॉब्लम का मेन एडजस्टमेंट क्या है। गुडविल का वैल्यू फाइंड करना है, तो मेजोरिटी मार्क्स गुडविल का रहेगा। सो कहीं वर्किंग में चले जाओ एंड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे पीछे जाना, किधर ब्लैंक पेज रहेगा। 25 बार सालों ग्रुप के ऊपर मैं लिखता हूं, फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम देन ड्रॉ द फॉर्मेट, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ा रहता तो दिखता तुमको कि भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है तो उसके लिए जगह छोड़ना चाहिए। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। अरे पीछे जाना। ये क्या चालू है, क्या चालू है ये? अरे मत करो ना, जल्दी खत्म करके घर जाते हैं यार, संडे है। काय को मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये क्या लिखा है तूने इधर? अबे उसके ऊपर लिख क्वेश्चन नंबर 2 पेज 241 कंटिन्यूड, और जहां क्वेश्चन 2 चल रहा है उधर लिख टर्न दिस मैनी पेजेस ऑन राइट हैंड साइड। वो लिख, वरना घर जाके फिर ढूंढता रहेगा किधर है। मैं नहीं बोल सकता जब तक पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी, तू ये बोलना बंद कर पहले। मुझे जब तक पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं दिखेगा आई कांट टॉक, प्रॉब्लम है। बोलो बिंदास। सो गुडविल का वैल्यूएशन करना है। somebody asked me the question right now कि सर गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना है? बिकॉज पार्टनर लोग ने डिसाइड किया है गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Anyway, in CA Foundation, goodwill never appears in the books of account. It is gaining partner to sacrificing partner. तो इसमें नया क्या दिया है? नहीं, प्राइवेटली वाला नहीं है, उन्होंने प्राइवेटली वर्ड यूज नहीं किया है। दे आर टेलिंग गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम AS26 because it is self generated goodwill. So he is telling you that goodwill will not appear in the books of account. But this statement is a meaningless statement, क्योंकि अगर ये नहीं भी दिया रहता then also in CA Foundation we follow exactly the same. So goodwill का वैल्यू ये प्राइवेटली वाला नहीं है। प्राइवेटली के लिए प्राइवेटली, पर्सनली, आउटसाइड द पार्टनरशिप फर्म, ऐसा कुछ तो भी वर्ड दिया होना चाहिए। आइदर प्राइवेटली और पर्सनली और आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द फर्म, ये वो वाला नहीं है। ही इज टॉकिंग अबाउट AS26 कि भाई गुडविल कैन नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, विच एनीवे इवन इफ इट इज नॉट गिवन वी फॉलो दैट। लेकिन गुडविल का वैल्यू दिया नहीं है, आपको गुडविल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब गुडविल का वैल्यू कैसे फाइंड करने का, ये तो तुमने बहुत डिटेल में किया हुआ है। सो अगर आपको याद रहेगा तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 3 मेथड था। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड, सेकेंड इज एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। बोथ दिस मेथड्स कैन बी based on FMP or this can be based on super profit. You please read the problem carefully. आपको बैलेंस शीट के नीचे गुडविल का पैराग्राफ दिया हुआ है कि गुडविल को कैसे वैल्यू करने का, ये क्लियरली दिया हुआ है। कैन यू टेल मी विच मेथड दे आर फॉलोइंग? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड। एंड कैन यू टेल मी this number of years of purchase is based on which of the two profit?
FMP। तो सबसे पहले ये बहुत वाइटल है कि कौन सा मेथड से गुडविल को वैल्यू करना है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लियरली दिया हुआ है, इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी valued at 2 years purchase of 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल वर्ड को अंडरलाइन करो। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मतलब सिंपल एवरेज, मतलब ट्रेंड नहीं देखने का। ट्रेंड इंक्रीजिंग भी रहा तो भी सिंपल एवरेज लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी क्लियरली गिवन इट इज 2 years परचेस ऑफ 3 years normal average profits of the firm. I hope it is clear. Hello everybody. Yeah, chalo. So this is number of years of purchase method based on FMP. So valuation of goodwill के working में चले जाओ. It is working number 2. याद है ये FMP के बेस पे रहेगा, तो गुडविल के वैल्यूएशन में कितने स्टेप्स हैं? सिर्फ 2 ही है। सो स्टेप नंबर 1 एवरीबडी विल बी कैलकुलेशन ऑफ FMP। अब मुझे प्लीज प्रॉब्लम पढ़ के बहुत ध्यान से बताओ कि प्रॉब्लम में जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है सीधा सीधा उसी प्रॉफिट का एवरेज निकाल डालते हैं। जल्दी करते हैं, संडे है, फटाफट सीधा तीनों का एवरेज कर डालते हैं। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको कौन सा प्रॉफिट पहले ढूंढना पड़ेगा? अबे नेट प्रॉफिट नहीं, एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, so you will have to calculate something called as a adjusted profit. Do you recollect? adjusted profit के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। in that table there will be 5 columns or 6 columns. Anybody? 4 is the correct answer. एक पर्टिकुलर कॉलम आएगा और 3 साल के लिए 3 कॉलम आएगा और आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। शायद वो भूली दास्ता याद आ जाएगी। याद आ गई? वेरी गुड। सो सॉरी, सो यू डोंट नीड मार्क्स, देन आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं तो तेरे को बैलेंस शीट कैलसी में करके दिखा सकता हूँ। यू गिव मी एनी प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन एंड विद इन 7 minutes मैं तेरे को बैलेंस शीट टैली करके देगा, विदाउट एनी जर्नल एंट्री, विदाउट एनी लेजर अकाउंट। बस बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, 10 में से 2 मार्क मिलेगा। ऐसा तेरे को चलता है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इट्स ओके। तुम भी घर पे ट्राई करके देखना, उल्टा गिरोगे। You all are heading towards 230, 245 and only you are to be blamed for. मैं क्या करूं? बार बार हर 5 मिनट में बात करने लग जाते हो। So write down please. For the year ended तुम्हारा 3 कॉलम है, 31st March 2020, 31st March 21 and 31st March 22. Please stop talking, it is irritating me now. बैलेंस शीट का जो डेट है दैट इज 31st March 22। आप ध्यान से देखो, बैलेंस शीट का डेट है, ये तुम्हारा 3rd ईयर का एंडिंग है एंड यू हैव पर्टिकुलर्स कॉलम। वी ऑलवेज स्टार्ट विथ एनीबडी प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में लॉस एस गिवन। ध्यान से पढ़ते नहीं है हम, बीच में 1 साल में लॉस भी दिया हुआ है। सो देयर इज प्रॉफिट और लॉस। लॉस रहेगा तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लीज चेक करके बताओ, योर फर्स्ट ईयर इज एंडिंग ऑन 31st March 2020। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। Second year, which is ending on 31st March 2021, there is a loss. Loss है तो आपको ये फिगर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, loss of rupees 80,000. And third year is on 31st March 22, there is a profit of rupees
1,05,000। बोलो अभी फर्स्ट ईयर में ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000 है, बट इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ ₹40,000. Anybody, what should I do? Why? One of you answer. Do you like to try? Please do that. रेकरिंग नहीं है, बट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया तो ये तुम्हारे पीएल अकाउंट में पहले तो गया ही क्यों? थोड़ी इंश्योरेंस क्लेम तुम्हारा प्रॉफिट होता है। इंश्योरेंस क्लेम तो तुमको जो लॉस हुआ रहेगा उसी लॉस के बदले में इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा देगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को 2 लाख का लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 2,40,000 दे दिया, उसके बाप का कंपनी है तो मेरे को 40,000 का प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट मैंने पीएल अकाउंट में डाल दिया। नन ऑफ यू आर विलिंग टू थिंक। ये क्वेश्चन आपको मुझे पूछना चाहिए, मेरे को तुमको नहीं। इंक्लूड 40,000 माइनस करो, पोपट की तरह करते रहते हो अकाउंट्स। 2 मिनट के लिए सोचते भी नहीं हो कि साला इंश्योरेंस क्लेम पीएल अकाउंट में कैसे आया। मैंने तो आज तक नहीं देखा पीएल अकाउंट में। इतने फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किए हैं, 11th में किया है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया, आज तक तुमको इंश्योरेंस क्लेम पीएल अकाउंट में दिखा कब? तो पढ़ के साला किसी को डाउट भी नहीं आता है, इतना सिंपल है तुम्हारा अकाउंट्स। जो बोले कर डालो, अपने बाप का क्या जाता है, इंक्लूड है एक्सक्लूड करो। अरे क्या बावले हो तुम लोग। कुछ भी इंक्लूडेड है तो क्या करने का, निकालो पीएल अकाउंट से बाहर। अबे पहले 2 मिनट के लिए तो सोचो। एक्सक्यूज मी, प्लीज, यू आर सपोज टू थिंक दैट देर इज नो आर्ग्यूमेंट के संडे है, हम लोग थक गए हैं तो कैसे सोचेंगे। रियल लाइफ में संडे को कोई डॉक्टर थक जाएगा, आड़ा टेढ़ा ऑपरेशन कर डालेगा, काट दिया, क्यों? थक गया था। अबे ऐसे नहीं होता। चलो, on a serious note, anybody, why this 40,000 insurance claim received is treated as income and why is it credited to PL account? There is very logical and definitive answer for that. Anybody would like to try? Take your time, but your mind must think that as a chartered accountant. क्योंकि आज तक मैंने इंश्योरेंस क्लेम को पीएल क्रेडिट में देखा ही नहीं है। आई एम श्योर अगर मैंने नहीं देखा तो तुमने कहां से देखा रहेगा। तो जब तुमने आज तक कभी देखा नहीं है, पहली बार तुम्हारे सामने आ रहा है और तुमको डाउट भी नहीं आ रहा है, इट्स वेरी सीरियस। एनीबडी, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। देयर इज ओनली वन सिनेरियो वेयर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड is treated as a income. Is only one scenario that insurance claim received is treated as an income and it is shown in profit and loss account credit side. Anybody would like to try? बोलना। अरे बिंदास बोल, डरता काय को है? ये कैसे पॉसिबल है? Why would insurance officer agree for that? Excuse me. Why? That is exactly I'm asking. Because अभी बेटा फायर वगैरह होता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से सर्वे करने के लिए एक ऑफिसर आता है। So why would that officer agree to give you claim 40,000 more? तेरा लॉस अगर 50,000 है, वो 90,000 का क्लेम पास क्यों करेगा? प्लीज गिव मी लॉजिकल रीजन। सॉरी, अरे परफेक्ट है तेरा आंसर। इंडिया में एक आंसर है, उसको तूने पैसा खिला रहेगा। सो आई एग्री विद दैट। जुगाड़ किया रहेगा, उसको पैसा खिला रहेगा, तो उसने तेरे को 40,000 का एक्स्ट्रा क्लेम दिया। बट आई एम नॉट टेलिंग व्हाट यू आर टेलिंग इज रॉन्ग। इन आवर कंट्री वेरी मच पॉसिबल, बट देर इज वन अकाउंटिंग लॉजिकल रीजन why insurance claim received is treated as an income and it is there in profit and loss account credit side. There is a proper accounting conceptual reason. Anybody, last chance?
अरे बेटा लेकिन जितना लॉस हुआ उससे थोड़ी कोई ज्यादा देगा। समझो तेरा 50,000 का लॉस हुआ ने, तूने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रहेगा, पूरा 1 करोड़ तेरे को दे देगा क्या? अब तेरा लॉस 50,000 है भाई, तो कोई तेरे को ज्यादा क्यों देगा? दैट इज इनकरेक्ट आंसर। एनीबडी, व्हाट आई एम आस्किंग इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यस सर, एक्सक्यूज मी। अरे गुड्स अगर पार्टली डैमेज हुआ रहेगा, दे विल फाइंड आउट व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ दैट गुड्स। तो जो भी क्लेम रहेगा उसमें से करंट वैल्यू को वो लोग माइनस करेंगे और जो एक्चुअल लॉस हुआ उतना ही पैसा देंगे। सी अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस ऑफिसर इज नॉट इडियट, ही विल कम डू द सर्वे ऑन द साइट, और एज पर द रूल आपको इंश्योरेंस कंपनी को, सपोज तुम्हारे फैक्ट्री में फायर हो गया, तुम 24 घंटे के बाद उसको बुलाएगा, तुमको 1 रुपया क्लेम नहीं मिलेगा। तभी का तभी तुमको 2 फोन करना पड़ेगा, एक फायर ब्रिगेड को और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि तू अगर उसमें गैप कर गया तो इंश्योरेंस कंपनी को डाउट आएगा कि तूने कुछ तो भी मैनिपुलेशन किया है। सो यू विल हैव टू इमीडिएटली कॉल फायर ब्रिगेड फर्स्ट एंड देन इंश्योरेंस ऑफिसर। और 1 घंटे में 2 घंटे में तो लोग साइड पे आ जाते हैं भाई, सब फोटो वगैरह निकालेंगे, वो एरिया पूरा सील कर देंगे, दे विल एस्टिमेट हाउ मच इज अ लॉस एंड व्हाट एवर इज अ लॉस दे मे गिव यू ओनली दैट मनी. So they will give you only cost price. They are never supposed to give you market price. You are right. Your logic is correct. But insurance company के लिए तेरा loss is only your cost price. तू बोल रहे हैं मेरा 20,000 का जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी नहीं हुआ, is called as loss of profit. It's a different kind of policy. There is a policy which is called as a loss of profit. But generally they will give you only cost price. तुम्हारा कितना लॉस हुआ is what they will give you. No. Okay, I will explain. Anybody last chance? Superb. Exactly. पहले जब भी लॉस हुआ था, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कि जब पहले लॉस हुआ था ना वो टाइम पे इंश्योरेंस का क्लेम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। मेरा डिबेट चल रहा था इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया रहेगा मैं कोई क्लेम नहीं देगा, बिकॉज दिस लॉस इज बिकॉज ऑफ द रेकलेसनेस ऑन योर पार्ट। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। ट्रेन तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, तुम उसको कुड़ी मारेगा तो काय को पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी पागल थोड़ी है। सो तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी से डिबेट चलता रहेगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा दिस इज बिकॉज ऑफ योर रेकलेसनेस दैट देयर इज अ फायर इन योर फैक्ट्री। मैं बोल रहा नहीं, इट इज अ नेचुरल एक्सीडेंट, मैंने कोई झोल झाल नहीं किया, मैंने थोड़ी जानबूझ के आग लगाया। तो बोला नहीं तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है, तो तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर कोई भी वर्कर सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकता। किसी ने बीड़ी पिया, फेंका, बाद में वो भी फट गया और गुड्स भी फट गया। अब वो फट गया वो ठीक है, लेकिन गुड्स फट गया, मेरा फट गया यार। वो फट गया उसकी बीवी का लॉस है, लेकिन साला गुड्स फट गया तो मेरा लॉस है। सो देयर इज अ डिबेट एंड दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। तो तुम एक बार क्या करोगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी समझो क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक बार लॉस को पूरा उठा के तुमने पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया रहेगा, because there is no insurance claim. If there is no insurance claim, the entire loss must have been debited in PL account. फिर तुम्हारा डिबेट खत्म हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको 40,000 दिया, सो बिकॉज तुमने पूरे लॉस को पास्ट में डेबिट कर दिया रहेगा, एंड दैट मे नॉट बी इन दिस ईयर, दैट मे नॉट बी इन दिस ईयर 31 मार्च 20, हो सकता है अपने पीएल अकाउंट में डेबिट लास्ट ईयर किया रहेगा, बिकॉज फायर वुड हैव अकर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो मार्च 2019 में पीएल को डेबिट कर दिया रहेगा, तो वो टाइम पे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया रहेगा। बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट किया और क्लेम का पैसा तुमको दिया, सो नाउ यू हैव टू ट्रीट दैट एज अ इनकम, बिकॉज पहले तुमने पूरे के पूरे लॉस को पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया था। नहीं समझा क्या? या सो दैट वाज ब्यूटीफुल थिंकिंग, दैट इज एग्जैक्टली द वे। अदरवाइज इंश्योरेंस क्लेम इनकम कैसे हो सकता है यार? इंश्योरेंस क्लेम इज अ रिडक्शन इन लॉस, इट कांट बी इनकम। इंश्योरेंस क्लेम में अगर इनकम होने लगा तो लोग तो ऐसे ही आते जाते जलाते रहेंगे खुद ही। 50,000 का लॉस हुआ, 1 लाख कलेक्ट करो,
वापस पैसे का शॉर्टेज है और 50,000 जलाओ, 2 लाख खरीदो। अभी आउट ऑफ स्टेशन जाना है, थोड़ा जेब में पैसा नहीं है, कोने में कुछ गुड्स लो, बीड़ी पियो, जलाओ इसको, वापस इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। अब ऐसा थोड़ी होता है यार। सो एक ही रीजन है, एंड दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन। एनी क्वेरी टू एनीबडी? पक्का? एनीवे, अब मुझे बताओ ये 40,000 ये प्रॉफिट में से माइनस क्यों कर रहे हो? इट इज विच टाइप ऑफ लॉस और विच टाइप ऑफ प्रॉफिट रादर? नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? तो इसको मैं माइनस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज दिस इज द इनकम which was there in the past but it is not expected in future. So write down everybody less insurance claim received, less insurance claim received, 40,000 माइनस करो, फर्स्ट कॉलम में से 40,000 माइनस आएगा। सेकेंड ईयर में ये लोग को 80,000 का लॉस क्यों हुआ है? आपको ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन रुपीज 1,10,000। एनीबडी नोस व्हाट इज वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन? ऐसे नाम पढ़ के कुछ समझ में आता है? कौन रिटायर हो रहा है? पार्टनर लोग? पार्टनर लोग रिटायर नहीं हो रहे, पार्टनर का तो एडमिशन हो रहा है। एम्प्लॉय को रिटायर, वॉल्यूंटरीली रिटायर करने का मतलब होता है हमको उनको निकालना है, बट एज पर द एग्रीमेंट विद देम हम उनको निकाल नहीं सकते। समझो आपने कोई क्रिटिकल एम्प्लॉय रहेगा तुम्हारे कंपनी में, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया रहेगा कि 5 साल तक आप उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी तुमको खर्चा कम करना है, नहीं उसको निकालना है, तो निकालने के लिए तुमको उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, एंड दैट कॉम्पनसेशन इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। तो आपने किसी को रिटायर, वॉल्यूंटरीली रिटायर करने के लिए आपने किसी को 1,10,000 का कॉम्पनसेशन दिया है। बोलो क्या करूं? इस 1,10,000 की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा कि कम हो गया रहेगा? कम हो गया रहेगा। क्या करूं बोलो? हेड बैक। वाई? दिस वॉज देयर इन द पास्ट but not expected in the future. So write down add voluntary retirement compensation. Add will be voluntary retirement compensation. Second column में add back करो 1,10,000. थर्ड वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है। प्रॉफिट इज 1,05,000 एंड दैट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन द सेल ऑफ एसेट। बोलो क्या करूं? लेस। राइट डाउन लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, less profit on sale of asset 25,000. Again the same reason, this profit was there in the past but not expected in the future. बस अभी टोटल करो तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट्स मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में नेगेटिव 20,000 आएगा, फिर पॉजिटिव 30,000 आएगा, और पॉजिटिव 80,000 आएगा। Listen to me very very carefully now. Is there any clear visible trend? अरे समझो, देखना होता तो प्लीज अंडरस्टैंड। इस समझो, इधर सिंपल एवरेज नहीं दिया रहेगा और आपको मेरे को डिसाइड करना है कि सिंपल एवरेज लूं कि वेटेड एवरेज लूं। सो इज देयर एनी क्लियर ट्रेंड और नो? डेफिनेटली यस। 20,000 का लॉस में से 30 का प्रॉफिट हो गया, 30 का प्रॉफिट में से 80 का प्रॉफिट होएगा। दिस इज क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड।
तो अगर ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में यही प्रॉब्लम आएगा, और अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, देन देयर इज अ क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड वी आर नाउ इन सीए फाउंडेशन, वी हैव टू टेक वेटेड एवरेज. आई एम नॉट टेकिंग वेटेड एवरेज क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट. समझो, यही प्रॉब्लम तुमको एग्जाम में आएगा और कोई मेरे जैसा एग्जामिनर वो नॉर्मल वर्ड को उठा लेगा, निकाल देगा नॉर्मल वर्ड को, बाकी पूरा सम सेम दे देगा. देन डेफिनेटली यू विल हैव टू गो फॉर वेटेड एवरेज बिकॉज देयर इज अ क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्रॉफिट. एनीवे, हमारे वाले प्रॉब्लम में क्लियरली दिया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट. सो राइट डाउन. ये टेबल खत्म हो गया, उसके नीचे लिखो प्लीज. though there is clear increasing trend, though there is clear increasing trend, comma, simple average profit method is followed. Simple average profit method is followed as specified in the problem. As specified in problem. एक लाइन छोड़ के लिखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल टू, चलो अभी मैकेनिकल है. सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू -20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 3. -20 plus 30 plus 80 divided by 3, that is equal to rupees 30,000, and that is equal to FMP. That is equal to 30,000 and that is equal to FMP. और ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1. एनीबडी स्टेप नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडरलाइन करो, इसका फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है. सो नेक्स्ट लाइन में आएगा गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इनटू एफएमपी. गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इनटू एफएमपी. नेक्स्ट लाइन इक्वल टू 2 into 30,000. 2 into 30,000, that is equal to rupees 60,000. बोलो what is 60,000 everybody? is total goodwill. So next line में लिखो please. next line में आएगा guru's share in goodwill. We are in CA foundation. We have to find out incoming partners share. So guru's share in goodwill is equal to, गुरु का शेयर कितना 40% है ना. So 40% of 60,000, that is 24,000. I think it was 40 by 100. उसका अगर रेशियो टेबल देखोगे तो रेशियो टेबल में गुरु का जो गेन है that is 40 by 100. So 40 by 100 of 60,000, that is 24,000. हाँ, आप बताओ ये गुडविल के लिए पैसा अलग से लेके आ रहा है कि गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा है? क्या छपा, क्या है तुम्हारे बुक में, क्या प्रिंट हुआ है? देखो यार, लेके आ रहा है, क्लियरली दिया हुआ है. गुरु विल ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. बोलो एवरीबडी, इफ ही इज ब्रिंगिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हाट विल बी योर सिंपल जर्नल एंट्री? तुम्हें लिखना नहीं है, पहले बोलो. कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? 24,000 आएगा टू गुडविल अकाउंट. क्यों टू गुडविल किधर आता है? 12th में आता है. वी आर इन फाउंडेशन. सो व्हाट वुड यू राइट टू? गुरुस कैपिटल अकाउंट. सो कहीं पे आपके पास कैश अकाउंट रहेगा तो कैश अकाउंट में जाके लिखो टू गुरुस कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट में जाके लिखो टू गुरुस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 24,000. एंड देयरफॉर कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट. लास्ट कॉलम में आएगा 24,000. बोलो इसके बाद और एक एंट्री आएगा गुडविल का. एनीबडी? गुरुस कैपिटल अकाउंट डेबिट.
to sacrificing partner in sacrificing ratio. So Guru's capital account debit आएगा 24,000 to who are sacrificing, both are sacrificing ना. So to Gopal's capital account आएगा and to it will be Govind's capital account. ये लोग का sacrificing ratio क्या है जरा चेक करो. 25 and 15 ना. 5:3 exactly. 25 by 100 and 15 by 100. So it is 25:15. That is 5:3. So 24,000 को 5:3 में divide करो. 15,000 and 9,000. So it will be Guru's capital account debit. So go to the partner's capital account. Partner capital में आएगा 2 Gopal's capital, 2 Govind's capital. This journal entry is gaining partner to sacrificing partner. So 2 Gopal's capital, 2 Govind's capital. बोलो ये दोनों का फिगर कौन से कॉलम में आएगा? थर्ड कॉलम में आएगा 15 and 9. और इसी एंट्री का नेक्स्ट इफेक्ट किधर आएगा? बाय गुरुस कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड पे आएगा बाय गुरुस कैपिटल अकाउंट. गोपाल वाले कॉलम में 15,000, गोविंद में आएगा 9,000. सो दिस पार्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल वाला पार्ट. आई थिंक वी आर डन विद दैट. सो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो. टू बैलेंस कैरी डाउन. कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो प्लीज. टू बैलेंस कैरीड डाउन. दैट्स राइट. फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल एनीबडी? 1,53,000. सेकेंड का 1,01,000. थर्ड का 1 लाख ना. अबे नहीं क्या नहीं? $1,53,000, 1,01,000 and 1 लाख. ये तीनों का कैपिटल आ गया 354. एनीबडी आपका कैश का टोटल? 1,24,000. 1 लाख का वो कैपिटल लेके आया था. 24,000 गुडविल का पैसा लेके आया. सो योर कैश बैलेंस इज 124. And a balance sheet will tally at rupees 8,04,000. Question number 3 is the last problem for today. कैसे हो? 50 मिनट लगेगा, 2 ही बजेगा. क्या करूं? कर दो. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 1.5 घंटा लगेगा बेटा. सो 3 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 बेयर करने की कैपेसिटी तुम में नहीं है आज. सो कल सुबह 7 बजे करूंगा. टुडे इट इज क्वेश्चन नंबर 3. कल मेरा ही लेक्चर है, परसों भी मेरा ही है. क्या बोल रहे हैं? कभी इसके आगे टेस्ट रहेगा तो लिखा है तो टेस्ट. प्रॉब्लम क्या है? तेरा दिमाग घुमा हुआ है क्या? तो ऑब्वियसली ना 50
तो ग्रुप पे पढ़ा नहीं है. एक्सक्यूज मी. क्या हुआ क्या? आई नो यार. somehow read question number 3. चलो ये लास्ट प्रॉब्लम है, एक बार और हिम्मत जुटा लो एंड रीड क्वेश्चन नंबर 3. क्या हुआ? पहले क्वेश्चन तो पढ़ो. बस उसके बाद फिर लॉ चालू हो जाएगा. स्लॉट वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद लॉ स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद वाले वीक से लॉ विल स्टार्ट. खुद का ही टाइम वेस्ट कर रहे हो. मैं तो खड़ा रहेगा और क्या. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा ध्यान से पढ़ना. एक तो हायर लेवल प्रॉब्लम है और ब्रेन स्लो चल रहा है. 2 रीजन, ध्यान से पढ़ना. सॉरी. टेब्यूलर फॉर्म, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इन टेब्यूलर फॉर्म. आज तक हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था वो सारा टेब्यूलर फॉर्म में ही था, ट्रायंगल फॉर्म में नहीं था. बात करूं अगर आप लोग पढ़ लो. पढ़ के हो गया. एक्सक्यूज मी. लास्ट 2 लाइन में बोला है सेट आउट द जर्नल एंट्रीज एंड गिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन टेब्यूलर फॉर्म. लकीली बैलेंस शीट नहीं पूछा है, तो बस 2 ही चीज पूछा है. जर्नल एंट्री इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1.5 पेज, और बाकी के आधा पेज में आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 पेज में हो जाएगा. बैलेंस शीट पूछा नहीं है. दिस विल गो फास्ट इन 20 मिनट्स. तुम लोग स्पीड करोगे 20 मिनट में हो जाएगा. Seriously, so please do it. Excuse me. No, I am doing it. पागल हो गए क्या? खुद से नहीं करना है बेटा. 50 मिनट चला जाएगा, अपन 20 मिनट में खत्म करते हैं. Excuse me. So, journal entries 1.5 पेज. अब प्लीज 20-25 मिनट एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में चले जाओ. आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस फास्टर. फिर तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. फिर पीछे वर्किंग नंबर 1 में इट विल बी रेशियो टेबल, और वर्किंग नंबर 2 आएगा विच इज, अरे मुझे बोलने दो ना यार, बीच में मत बोलो ना. और 2 सम करूंगा अब तुम्हें. तो साले घड़ी घड़ी क्यों भड़काते हो मेरे को? वो नहीं मालूम, अलग अलग जगह से आवाज आती है. साइलेंस प्लीज. Ratios table is working number 1. Second working, which you didn't realize, is balance sheet of the firm before admission of the partner. Because in this problem, they have not given you balance sheet before admission. After admission की बात नहीं कर रहा हूँ, but they have not given you बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, और उसके बगैर तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. सो एक छोटा सा 8 लाइन का बैलेंस शीट आएगा, वेरी स्मॉल बैलेंस शीट. दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एंड दैट विल बी योर वर्किंग नंबर 2. प्लीज स्टॉप टॉकिंग. अब 20 मिनट चुप हो जाओ ना यार, सो वी वाइंड अप द सेशन.
रेशियो टेबल प्लीज कंप्लीट करो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, 3/4 एंड 1/4। और भी कुछ दिया है क्या? न्यू रेशियो कहाँ पे दिया है? सेकेंड लाइन में दिया हुआ है फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इक्वली। सो न्यू रेशियो आएगा 1:1:1। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है विच इज 3/4 एंड 1/4, तो 3:1। So it's a pretty simple ratio table, but there is something surprising in ratio table. Second partner B actually should have sacrificed, but उसको gain हो रहा है। It's a very rare scenario. मतलब यहाँ पे आपको मालूम है दो चीजें साथ में हो रही है। One is admission of the partner, अदर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपस में ये लोग का रोल चेंज हो रहा है, कोई कम काम करने वाला है, कोई ज्यादा करने वाला है। सब देखोगे सेकंड पार्टनर बी उसने सेक्रीफाइस तो नहीं किया, एक्चुअली उसको गेन हो गया। मतलब यू नो हु इज सेमी रिटायरिंग? ए। दैट्स वाई उसने पूरा सेक्रीफाइस किया है। हाउ मच इज द सेक्रीफाइस डन बाय ए? एनीबडी? 5/12। बी को कितना गेन हुआ? 1/12। एंड सी इज अ न्यू पार्टनर 4/12। या ये हो गया आपका फर्स्ट वन। सेकंड बैलेंस शीट जो आप खुद से कर सकते हो, आपको बैलेंस शीट के बारे में सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इन दैट पैराग्राफ। बस खाली आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो जब भी बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा यू मस्ट प्रिपेयर दैट। दैट्स राइट। देखो पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। कैश तुम्हारा एसेट साइड में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल इज द एसेट, इन्वेंटरी इज द एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज द एसेट। तो ये चार ही एसेट आपको दिया हुआ है। सामने ट्रेड पेएबल इज अ लायबिलिटी, बैंक ओडी इज अ लायबिलिटी, और दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस 52। लेकिन ये बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसमें कुछ मिसिंग रहेगा तो अपने को वो मिसिंग फाइंड करना पड़ेगा कि क्या मिसिंग है। यहाँ पे तो टैली हो गया और आपका बैलेंस शीट विल टैली एट ₹52,000। सो नेवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड। हो सकता है ये बैलेंस शीट टैली ना हो सकता है इसके अंदर कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट नहीं दिया है तो उसको बनाने का एंड मेक श्योर कि वो टैली हो रहा है विच इज़ 52,000। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी में लिखो फटाफट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो। ए का कैपिटल 15,000, बी का कैपिटल 10,000। सो योर बैलेंस शीट बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर विल टैली एंड इट विल टैली एट ₹52,000। चलो एवरीबडी स्टार्ट करते हैं प्लीज। कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप नंबर वन ओपनिंग बैलेंस। सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल है 15,000 और बी का कैपिटल है 10,000। सेकेंड तुम्हारा कैश अकाउंट है जो अपन प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं पूछा है। सो दैट इज द एंड ऑफ स्टेप नंबर वन। दैट इज ऑल्सो द एंड ऑफ स्टेप नंबर टू बिकॉज देर आर नो रिजर्व एंड नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस। स्टेप नंबर थ्री इज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए इन्फो नंबर 3 दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो उधर आपको पहले पेंसिल से लिखना पड़ेगा कि उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है। बोलो एवरीबडी। क्योंकि अपने को ग्रुप बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्री के लिए। लॉस का ग्रुप अलग से हो जाएगा, प्रॉफिट का ग्रुप अलग से रहेगा। मशीनरी में लॉस है। 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट, लॉस है। इन्वेंटरी इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940, उसमें भी लॉस है। आर यू श्योर? 22,000 का इन्वेंटरी है, 22,000 का वैल्यू बढ़ गया तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। इन शॉर्ट मेरे को काउंट करके बोलो लॉस में कितना है? 2 है। सो एंट्री नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कम ऑन यू कैन डू इट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 plant and machinery account and 2
दैट इज रॉन्ग. एनीबडी? अगर आपका बैड डेट से, एक्सक्यूज मी, डोंट रश वेयर वी कांट रश. सोच समझ के आंसर दो. अगर ये बैड डेट्स होता, सो यू लाइट व्हाट टू व्हाट डेटार. ये प्रॉब्लम है, डेटार नहीं है भाई. बावले की तरह आंसर मत करो. बैलेंस शीट में देखो क्या है तुम्हारे पास. शुड आई राइट टू ट्रेड रिसीवेबल? व्हाई? Because it is estimated bad debts, and the moment it is estimated, it means it is provision for bad debts. So it will be 2 provision for bad debts and the amount is 500. बोलो प्लांट एंड मशीनरी में लॉस कितना है? 400 का लॉस है, प्लस 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 हो गया. मतलब दोनों मिला के 900 रुपए का लॉस हो गया. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने डेबिट में आएगा 900, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ सन्ड्री एसेट्स. बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ सन्ड्री एसेट. इस बार पोपट की तरह लायबिलिटीज मत लिख देना, कोई लायबिलिटी नहीं है, दोनों एसेट में ही लॉस है. सो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ सन्ड्री एसेट. एक लाइन छोड़ के नंबर टू इन्वेंटरी में प्रॉफिट है. प्रॉफिट है तो इन्वेंटरी का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा. इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. बोलो कितना प्रॉफिट है? 2940, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. Come on. Being profit on revaluation of inventory, you have a profit of rupees 2940. कैलकुलेटर तो अपने को अलाउड है. तो बोलो फाइनली प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? 2400 नहीं है अभी, 2040. बोलो प्रॉफिट रहेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है कि कम होता है? हेलो, बढ़ जाता है. तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा. सो विच अकाउंट डेबिट? एनीबडी? रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंट्री नंबर 3, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2040 and this profit is a past profit, so we distribute that in old partner in old ratio. So 2A's capital account, 2B's capital account, their old ratio is 3:1. take your calculator. 2040, 1530 and 510. सोचो, पेपर खत्म होने वाला है, 8 मिनट में बेल बजने वाली है, सुपरवाइजर पेपर छीन लेगा. वो वाला स्पीड लाओ. बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. Being revaluation profit distributed to old partners in old ratio. तुरंत से इसका इफेक्ट. कैपिटल अकाउंट में जाओ, पीछे पड़ा हुआ है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1530 510. थर्ड पार्टनर को अंगूठा दिखाओ, डैश. तेरे को नहीं देंगे प्रॉफिट, तेरे को नहीं देंगे. बाकी दोनों में 1530 एंड 510 हो गया. कम बैक. एक्सक्यूज मी, चलो 8 मिनट में सुपरवाइजर आ जाएगा. सो दिस वॉज योर स्टेप नंबर 3, रिवैल्यूएशन. स्टेप नंबर 4 इज कैपिटल. चेक करो कैपिटल के लिए पैसा लेके आया है कि फुकट में आया है? कितना लेके आया? 10,000. कैश अकाउंट डेबिट 10,000. कम ऑन, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया. कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट. Cash account debit 10,000 to cease capital account. Being capital contributed by incoming partner C. अरे न्यू पार्टनर लीग, इनकमिंग पार्टनर लीग, न्यूली इनकमिंग पार्टनर लीग, जो लिखना है लिख यार. कोई नहीं पढ़ेगा तेरा नरेशन. कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय कैश अकाउंट. प्लीज अवॉइड टॉकिंग.
कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय कैश अकाउंट, लास्ट कॉलम के अंदर आएगा 10,000. ये हो गया स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज कैपिटल. नाउ कम्स द किंग ऑफ ऑल द स्टेप्स विच इज कॉल्ड एज अ गुडविल. अब गुडविल के लिए दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो, इसका लैंग्वेज बहुत टिपिकल है. C2 purchase 1/3 of the goodwill for 2,000. I have only 2 questions. What is that 2,000? His share. And he has to purchase का मतलब है he will have to bring cash. The word purchase means कि वो goodwill purchase कर रहा है, 1/3 goodwill purchase कर रहा है for 2,000. Can anybody tell me what must be the value of total goodwill of the firm? 6,000. 6,000 का 1/3 है 2,000. और purchase word is very vital. purchase का मतलब है वो goodwill का पैसा लेके आ रहा है. अगर वो goodwill का पैसा लेके आया तो cash account debit. Write down everybody. Next entry, cash account debit. That is 2,000. Recording in progress. 2. Goodwill. No. CA Foundation में it will be 2 C's capital account. The amount is rupees 2,000. Being cash brought in by C. Being cash brought in by C for his share in total goodwill of the firm. For his share in total goodwill of the firm. तुरंत से पीछे कैपिटल अकाउंट में चले जाओ. बाय कैश अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट. लास्ट कॉलम है सी का कॉलम. देयर यू राइट 2,000. नाउ प्लीज स्टॉप राइटिंग. नाउ कम्स द very typical entry, the last one, but a very typical. Listen to me very carefully. I now need 5 minutes attention. देख, तुम्हारा गुडविल का एंट्री जनरली क्या रहता है बताओ? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं. 99% प्रॉब्लम में क्या होता है पहले वो समझो. 99% प्रॉब्लम में C is a gaining partner because वो नया पार्टनर है. So it is C's capital account debit. A and B are the sacrificing partner. So it is 2A's capital and 2B's capital. ये 99% प्रॉब्लम में the newly admitted partner C is a gaining partner and both the old partner A and B are sacrificing partner. But इस बार थोड़ा गड़बड़ है. What is the गड़बड़? Can you tell me? B क्या है? मतलब एक्चुअली देयर आर 2 गेनिंग पार्टनर. डू यू एग्री? C तो है ही है, बट C के साथ में B अभी क्रेडिट में नहीं आएगा. B को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज माई जर्नल एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सो राइट डाउन एवरीबडी. C's capital account debit. C's capital account debit 2,000. अभी मुझे जानना है कि ये 2,000 क्यों आया. What was the gain? तुम्हारा रेशियो टेबल में देखो. 4/12. Can you tell me they must have done 4/12 of how much total goodwill? 6,000. So लिखो उधर ब्रैकेट में 4/12 into 6,000. तो इधर आया कितना डेबिट में एवरीबडी? रुपीज 2,000. नेक्स्ट क्या आएगा बताइए? बीज कैपिटल डेबिट. इस बार बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है. बी इज अ गेनिंग पार्टनर. सो इट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. एनीबडी उसको ब्रैकेट में क्या लिखूं? 1/12 into 6,000 exactly. So 1/12 into 6,000 is how much? 500. And finally I got 2. There is only one sacrificing partner and that is 2A's capital account. How much sacrifice he has done? Check karo. 5/12. So bracket में लिखो 5/12 into 6,000 and that is 2,000
500. So this was very typical entry, narration being adjustment for goodwill, through partners capital accounts, being adjustment for goodwill through partners capital account. तुरंत से इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड पे दे दो. ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड पे आएगा. दिस वॉज योर एंट्री नंबर व्हाट बाय द वे? सो एवरीबडी इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में दे दो और कैपिटल अकाउंट का पार्ट 1 को क्लोज करो. इस बार पार्ट 2 भी आएगा बिकॉज आपको दिया हुआ है कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो. सो कैपिटल अकाउंट के पार्ट 1 को क्लोज करो. इट विल बी 2 बैलेंस कैरिड डाउन और पार्ट 2 को स्टार्ट करो. दैट इज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. सॉरी हाउ मच? 19030. ये फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन 19030. सेकेंड पार्टनर का 10010. तो सेकेंड पार्टनर का आएगा 10,010 और थर्ड पार्टनर तो कितना लेके आया था? 10,000. सो थर्ड पार्टनर का पूरा 10,000 आएगा. सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन. फर्स्ट पार्टनर में 19030. प्लीज स्टे फोकस्ड फॉर फ्यू मिनट्स. सेकेंड इज 10010 एंड थर्ड इज 10,000. ये तुम्हारा कैपिटल का पार्ट 1 बंद करो. पार्ट 2 में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्ट 2 में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. द सेम 3 फिगर्स. बोलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के उधर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्चुअल कैपिटल. फिर 2-3 लाइन छोड़ के डेबिट साइड में लिखो 2 बैलेंस कैरिड डाउन. डेबिट साइड में आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन. एनीबडी? ब्रैकेट में क्या आएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल. बोलो बेस किसको लेने का है? सी का कैपिटल कितना है? 10,000. तो तीनों का कितना होगा? 10,000. वाई? बिकॉज न्यू रेशियो इज इक्वल 1:1:1. तो जितना सी का 10,000 है बाकी दोनों का भी वही हो जाएगा. सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, तीनों में 10,000 आएगा. अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो. आपका क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा. कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो एवरीबडी. आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा. यू विल गेट सम डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड. कैन यू टेल मी डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करने का है? कैश में बोला हुआ है तो डेबिट साइड पे आएगा 2 कैश अकाउंट. सॉरी 9030 आएगा फर्स्ट पार्टनर में और 10 रुपया आएगा सेकेंड पार्टनर में. 2 कैश अकाउंट लिखा. एनीबडी? 2 कैश के उधर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्सेस कैपिटल. और ये एक्सेस कैपिटल का जर्नल एंट्री विल बी योर लास्ट जर्नल एंट्री नंबर 7. एनीबडी कैन फ्रेम दिस एंट्री? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9030. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 to cash account 9040 being excess capital of partners paid off. Being excess capital of partners paid off. हो गया ना? बैलेंस शीट किधर पूछा है?